जी नमस्कार मित्रों। किशन पटनायक जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी इस बात को समझते ही हैं कि जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से किसी भी विषय पर या किसी भी व्यक्तित्व पर एकाग्र का जब आयोजन होता है तब हमारी यह कोशिश होती है कि वहां आने वाले वक्ता अपनी यात्रा को भी हमारे साथ साझा करते चले। इससे एक बड़ा लाभ होता है और वह लाभ यह कि उस विषय या उस व्यक्ति पर हो रहे एकाग्र में आने वाली एक रास्ता या दोहराव से हम काफी सीमा तक बच पाते हैं, और अगर न भी बचें तो इसकी संभावना तो निश्चय ही बची होती है। किशन पटनायक जी पर अब तक 12 कड़ियां हो चुकी हैं और कई तरह की बातें भी हमारे बीच आई हैं, मगर फिर भी हर वक्ता के पास उनसे जुड़ी अपनी स्मृतियां हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो उस वक्ता विशेष के वक्तव्य में खास ढंग से आ पाती हैं। इससे यह होता है कि जो हमारे स्पीकर्स हैं, हम उनकी यात्रा को भी समझ पाते हैं, उस दौर को भी कुछ और शिद्दत के साथ जान पाते हैं। मेल मिलाप, दूरियां, असहमतियां, इन सब पर खुले मन से संवाद करने की हमारी कोशिश रहती है। आज की यह कड़ी भी बेहद खास है। जाने माने सुपरिचित राजनीतिज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मित्रों की ओर से मैं आदरणीय शिवानंद तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। नमस्कार मित्रों। इनका स्वास्थ्य इन दिनों कुछ नाजुक है, मगर किशन पटनायक जी के साथ जिस तरह के संबंध रहे और जिस तरह से उन्हें हमेशा याद करते रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमारे बीच है। हम अधिक से अधिक शिवानंद तिवारी जी को सुनेंगे और उस पूरी राजनीतिक दृष्टि को भी समझेंगे, उस दौर को भी समझेंगे जिसमें किशन पटनायक एक नायक के रूप में हम सभी के समक्ष उभर कर सामने आते हैं। जी, काफी अच्छा लगेगा आपको सुनते हुए उन पर। नमस्कार। देखिए, आप ही ने बताया कि 12 कड़ी अब तक आप पूरा कर चुके हैं। शायद 13वां नंबर मेरा है। मैंने कुछ जी लोगों को सुना भी है। जी और आनंद कुमार जी ने समता मार्ग में किशन जी पर इतना बढ़िया लिखा है और उस दिन बोले भी इतना बढ़िया। और आनंद का मैंने एक बिल्कुल पारिवारिक किस्म का संबंध रहा है। कृष्णनाथ जी, रंगनाथ जी के बारे में उन्होंने बताया और मेरा सौभाग्य है कि कृष्णनाथ जी के साथ मेरा भी संबंध रहा। और किशन जी के बाद अगर किसी से मेरा संबंध रहा तो कृष्णनाथ जी से ही रहा। तो उनको हमने सुना। अरविंद मोहन जी को सुना। अरविंद मोहन जी लंबे समय तक किशन जी की यात्रा के साथ सहयोगी रहे हैं। उनको नजदीक से देखने का मौका मिला है। जोगेंद्र को भी हमने सुना। काफी बढ़िया जोगेंद्र जी ने बोला। और जोगेंद्र जी तो उन्होंने अपने कमरे में उनकी लगी हुई वो तस्वीर, स्केच वाली तस्वीर भी दिखाई। वो भी हमने देखा। मैंने खुद भी उनके घर जी में उस कमरे में हमने उस तस्वीर को देखा है। इसके जी अलावा गंगा प्रसाद जी को हम लोगों ने देखा। गंगा प्रसाद जी ने उनके 2-3 संग्रह जो है बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। उन्होंने ये किया है। तो कई लोगों को उस हिसाब से सुनने का
मौका मिला। लिंगराज को हमने सुना, लिंगराज भी बीएचयू से जेएनयू से निकलने के बाद जो है किशन जी का जो काम है किसानों के बीच में, उसमें जो है लगे हुए हैं। तो इस तरह से कई लोगों को सुनने का मौका जो है मिला। हमको ऐसा लग रहा था कि इसमें हम कोई खास बात जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम संकोच कर रहे थे। वैसे किशन जी के साथ मेरा पहला संबंध कब हुआ इसलिए हमको तो याद नहीं है, और हमको ये भी आपको कहने में संकोच नहीं होगा कि मेरा जीवन कुछ ऐसा रहा है कि जीवन का जो एक अध्याय मेरा रहा है उसमें हमको पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों से कभी वास्ता नहीं रहा। कॉलेज वॉलेज में समझिए कि किसी किसी तरफ से मैंने हम बीए भी पास नहीं कर पाए। मेरा एक दूसरे ढंग का इतिहास रहा है, दबंगई का, दादागिरी का, और उसी दुनिया में हम जो है राजनीति से इतर जो है तो खोए रहे। लेकिन इसके बावजूद हमारे पिताजी मैंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से या सोशलिस्ट पार्टी से पहली दफा विधायक बने 52 में ही। तो 52 से लेके 72 तक लगातार वो विधायक रहे, 2 दफा मैंने बिहार सरकार के गृह मंत्री रहे। तो सभी नेताओं को हमने बचपन से ही देखा। हमने जयप्रकाश जी को देखा जब 1956 में बीएन कॉलेज में गोली चली थी और दीनानाथ पांडे मारे गए थे उस समय जो है। उसके बाद महेश बाबू जोशी बाबू के बहुत करीब माने जाते थे, मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने जा रहे थे, और उस समय दीनानाथ पांडे जी की जो विधवा थी उनको माने उस चुनाव में, मुजफ्फरपुर चुनाव में कैंपेन करने के लिए भेजा जा रहा था, और एमएलए फ्लाइट में हम लोग रहते थे। जयप्रकाश जी उनसे मिलने के लिए आए थे, दीनानाथ पांडे जी की जो विधवा थी उनसे मिलने के लिए। देखिए मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मुझे खेद है इस बात का। तो पर जयप्रकाश जी को भी हमने देखा, लोहिया जी को हमने एमएलए फ्लैट में ही देखा। भूपेंद्र नारायण मंडल जी विधायक हुए थे, उनसे उनके घर में आए हुए थे, उनसे हम मिलने के लिए गए थे। तो देखा। इसके अलावा समाजवादी आंदोलन के कार्यक्रमों में भी को भी देखने का हमको मौका मिला। हमको याद है बचपन में एक बार कोई मार्च हुआ था, शायद भूख के खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने मार्च किया था, और उसमें तमाम बड़े नेता आए हुए थे। हम किसी को जानते नहीं थे, बाद में हमको जानकारी मिली कि तमाम बड़े नेता समाजवादियों के आए हुए थे। और उसकी खूबी ये थी कि जो जहां से आया था पैदल आया था। अब आप कल्पना कीजिए कि जो चाईबासा के इलाके से पटना आया होगा पैदल, 15 दिन 16 दिन पहले मैंने अपने यहाँ से निकले होंगे लोग। हमारे पिताजी हम लोगों का तो खैर नजदीक है, मुश्किल से 70-80 किलोमीटर है, पैदल लोग आए थे। और एमएलए फ्लैट में 2 दिन 3 दिन पहले से वो लिट्टी की आग जो है वो मैंने सुलग रही थी, और धुआं धुआं जो है चारों तरफ वातावरण जो है हुआ था। उस समय से हम देख रहे हैं। 1964 में आपको क्या नाम है, अशोक मेहता जी सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में गए। उस समय कांग्रेस पार्टी में ले जाने के लिए यहाँ गेंदा बाबू आए थे, गेंदा सिंह, जिनको मैंने गन्ना सिंह भी कहा जाता था, और पूर्वांचल के बहुत बड़े किसान नेता थे। तो वो दूत बनकर आए थे, कई विधायकों से उन्होंने संपर्क किया, और हम ही उनके गाइड थे। चूंकि पटना के भूगोल से उनको मालूम नहीं था कौन कहाँ रहता है, इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे पिताजी पटना में नहीं थे। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमको फलाने फलाने के यहाँ मिला दो। तो रिक्शा पर बैठ करके हम सब जगह पहुंचाने के लिए। एक बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उस समय वो गेंदा सिंह जी कर्पूरी ठाकुर जी को से भी उन्होंने अप्रोच किया था, और कर्पूरी जी को लेकर के वो शेखों द्वारा आश्रम जो जयप्रकाश जी का बनाया हुआ आश्रम है वहां लेके गए थे। जयप्रकाश जी उस समय शेखों द्वारा आश्रम में थे। और जैसे की जानकारी मिली, सुरेंद्र किशोर जी सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस बात को लिखा है। और सुरेंद्र किशोर जी तो कुछ दिन कर्पूरी ठाकुर के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किए हैं। उन्होंने भी लिखा है इस पर कि कर्पूरी जी जयप्रकाश जी से बात करने के लिए गए इस मामले में कि साहब हमको क्या करना चाहिए। जयप्रकाश जी ने कहा कि ये आपका निजी निर्णय होगा, इस मामले में हम आपको कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, आपको जो उचित लगे आप फैसला कीजिए। हमको इस बात से खटका लगा था, और तिवारी जी नहीं थे, कहीं बाहर गए थे, पता नहीं कैसे, शायद हमने तार किया था या जो भी हो। ये लोग शेखों द्वारा से आए, उसके पहले जो है तिवारी जी वहां कर्पूरी जी के घर के पास जो है समझिए कि एक जन से पहरा दे रहे थे। और जब कर्पूरी जी एम्बेसडर गाड़ी से उतरे गेंदा सिंह के साथ, तो तिवारी जी ने देखते ही, पुराने जमाने के लोगों के आंख से बड़ा जल्दी आंसू निकलता था,
देखते ही कहा कि कर्पूरी जी हमको छोड़कर चले जाइएगा। और उसके बाद दोनों लोग जो है गले में मिल करके, मतलब दोनों के आंख से आंसू निकलने लगा। कमरे में गए लोग, बाहर गेंदा सिंह और हम दोनों खड़े रह गए। गेंदा बाबू किंग कर्तव्य विमूढ़। फिर कर्पूरी जी ने दरवाजा खोला और हाथ जोड़ करके कहा कि गेंदा बाबू हमको माफ कीजिए। ये सब हमने देखा बचपन से अपने, लेकिन राजनीति हमारे समझ के बाहर की बात थी। इस बीच में हमारी आवारागर्दी का क्या कहना है। बिना बम्बई हम चले गए, स्कूल में पढ़ते थे तो बिना टिकट में जेल चले गए। रांची में से जेवियर्स कॉलेज में हमारा एडमिशन बाबूजी ने बिना नंबर के किस तरह से कराया, वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन रांची में 64-65 में जब हम पढ़ने के लिए गए तो वहीं जो है राजनीति से मेरा थोड़ा लगाव हुआ। एक शैलेंद्र भट्टाचार्य जी थे, रांची के पुराने सोशलिस्ट, टिपिकल आदमी। बाद में सुना कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेंट्रल ऑफिस के सेक्रेटरी वगैरह हो गए थे। उनको जब जानकारी मिली मेरे बारे में बाबूजी के जरिए कि उनके लड़के जो है यहाँ से जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, वो हमसे मिलने के लिए आए और उन्होंने एक साइक्लो स्टाइल बुलेटिन जो है उसकी 10 प्रति हमको दी बेचने के लिए। तो पहला राजनीतिक कर्म जो है मेरा वही था। हमने वो साइक्लो स्टाइल बुलेटिन जो है अपने साथियों के बीच में उसको बेचा और वो पैसा आए लेने के लिए उनको हमने पैसा दिया। वो होटल कर्मचारी संघ के साथ जुड़े हुए थे। कभी कभी हमको होटल कर्मचारी संघ के बैठकों में लेके जाने लगे। और उसी समय आपको याद होगा 64-65 का वो जमाना जब डॉक्टर रुहिया ने अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलन चलाया था और अंग्रेजी का जो बोर्ड था, दुकानों पर साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस पर अलकतरा फूकने का काम जो है, कार्यक्रम जो है चल रहा था रांची में। हमने उस न्यूज को देखा, हमको बड़ा अच्छा लगा। हमको इसलिए भी अच्छा लगा कि अंग्रेजी से हमको बड़ा, मतलब समझिए कि अंग्रेजी जैसे भूत से आदमी डरता है वैसे हम भूत से डरते नहीं हैं, लेकिन कहावत के लिए जैसे भूत से डरता है वैसे अंग्रेजी वाला से हमारा संबंध था। वहीं से राजनीति से थोड़ा बहुत हमारा लगाव हुआ। 65 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद हम आए पटना, तो हमारा जो एक जीवन का जो पहला अध्याय था जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, उससे हम धीरे धीरे किनारे होने लगे। और हमने आपको कहा कि पढ़ाई लिखाई से हमारा कोई वास्ता नहीं था। थोड़ा बहुत बाबूजी के लाइब्रेरी में साहित्य वगैरह की जो किताब थी वो हमने पढ़ा। उसमें जो है शरद बाबू को पढ़ने का मौका मिला, हजारी बाबू को पढ़ने का मौका मिला, मिखाइल सोलोखोव को पढ़ने का मौका मिला, धीरे भय दोन रे, मैक्सिम गोर्की को हमने पढ़ा। उसमें महाभारत वगैरह की कहानी हमने पढ़ी। तो एक समझिए कि जो पढ़ाई लिखाई था मेरा मेरा वही था। राजनीति और उसके सिद्धांत विचार को हम समझते नहीं थे। आए जब हम पटना, तो यहाँ समाजवादी विजन सभा का एक छोटा मोटा हल्का फुल्का संगठन था। कृष्ण कुमार पुनपुन के रहने वाले थे। बाद के दिनों में उनमें भी भटकाव आया। वही उन्हीं के साथ जुड़ करके हम लोग यहाँ जो है काम करना शुरू किए। मीटिंग वूटिंग के बारे में सूचना मिलने लगी, कौन आए हैं कौन आए हैं। वो जमाना था जब मैंने युवजनों को प्रशिक्षित करने के लिए, सैद्धांतिक और वैचारिक बातों को बताने के लिए कोई ना कोई पटना आता रहता था। उनके साथ हम लोग बैठते थे। ईमानदारी की बात है, वो लोग क्या बोल रहे हैं ये हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आता था। एकदम सर के ऊपर से सारी बातें चली जाती थी, लेकिन हम बैठे रहते थे। ये मैंने हम आप हमको क्रेडिट दे सकते हैं कि ऊब करके हम मैदान छोड़ करके भागते नहीं थे, चुपचाप बैठे रहते थे। उसी में कई लोगों को हमने देखा। उसमें किशन जी को भी हमने देखा, कृष्णनाथ जी को भी हमने देखा, डॉक्टर रघुवंश को भी हमने देखा। हमने विजय नारायण साहिब भी एक बार पटना आए थे, उनको भी हमने सुना। लेकिन किशन जी से हमारा पता नहीं कैसे उनके प्रति एक आकर्षण जो है मेरे मन में पैदा हुआ। और आकर्षण क्यों पैदा हुआ ये भी हम आपको ठीक से बता नहीं सकते हैं। एक तो उनके अंदर एक अजीब किस्म की सहजता थी, लेकिन उस सहजता के पीछे जो है एक एक ऐसा माने माने चिंतक का, एक दार्शनिक का जो है मिजाज छिपा हुआ होता था। किसी बात को किस ढंग से, जिस ढंग से वो कहते थे, वो हमने कहीं किसी में नहीं देखा। हमने को याद है कि 1967 का जब चुनाव हो रहा था, डॉक्टर लोहिया आए हुए थे बिहार में प्रचार करने के लिए, और हमने उनको बक्सर स्टेशन पर रिसीव किया था।
डॉक्टर लोहिया को जीप थी 1965 में खरीदी गई थी, आर्मी वाली जीप, हम ही ड्राइव कर रहे थे। डॉक्टर लोहिया को लेके बक्सर, डुमरांव, बिहियां और आरा 4 सभाओं में हम उनको लेकर के गए। हमारे यहाँ बिहियां में शाहपुर विधानसभा का क्षेत्र है जहाँ हमारे पिताजी चुनाव लड़ते थे, वहां भी उनकी सभा हुई थी। डॉक्टर लोहिया उस समय जो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये आदमी जो है नजूमी है, भविष्य में क्या होने वाला है ये देख रहा है ये आदमी। और यह भी चेतावनी साथ साथ वो दे रहे थे जो पार्टी के लोगों को कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि राज्यों में तो कांग्रेस हारेगी, गैर कांग्रेसी सरकारें बनेगी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का ही सत्ता रहेगा। और दिल्ली में जो कांग्रेस की सत्ता होगी वो तुमको 5 साल काम करने नहीं देगी। इसलिए एक कार्यक्रम बनाना होगा कि पहले 3 महीना में क्या करना है, 6 महीना में क्या करना है, और 1 साल के अंदर जो है ऐसा काम करके दिखाना है कि लोगों को कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकारों में फर्क जो है मालूम हो जाए। ये इस ढंग से वो कह रहे थे जैसे एकदम बिल्कुल भविष्य उनको दिखाई दे रहा था। हमको याद आ रहा है कि उस चुनाव में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी भाषण कर रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में वो उनका भाषण जो है चल रहा था। आरा में राम अवधेश जी चुनाव लड़ रहे थे। सुमित्रा देवी जिनकी बहू है मीरा कुमार जो स्पीकर थी, मंजुल उनके पति हैं, मंजुल हमारे मित्र हैं, हमसे 1-2 साल सीनियर हैं, इसलिए मीरा जी से मेरा वही मंजुल को लेकर के रिश्ता है। वो राम अवधेश जी ने ये कहा आरा स्टेशन पर, मेरे सामने की बात है, कि आप जो ये बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरुद्ध में यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में, इससे हमको नुकसान होगा, मुसलमान हमको वोट नहीं देंगे। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि तुम जो है चुनाव के समय, चुनाव जीतने के बाद तुम्हारे हाथ में जब ताकत आएगी उस समय तुम क्या करोगे ये अगर अपने मतदाताओं को नहीं बताओगे, बगैर उनको बताए हुए तुम वो काम करने लगोगे तो तुमसे सवाल करेंगे भाई एक तो आपने कहा नहीं था कि ये काम आप कीजिएगा। तो ये तो उनके साथ जो है मैंने उनको धोखा देना होगा, इसलिए जो करना है उसको बताना चाहिए। बाद में हमने आगे पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में मैंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कई नेता, मुस्लिम समाज के भी नेता, उन लोगों ने डॉक्टर लोहिया को पकड़ा इस बात पर, और अंत में डॉक्टर लोहिया इस पर अग्री हुए कि नहीं साहब ये मुस्लिम समाज की सहमति से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। लेकिन उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उन्होंने उठाई थी। तो डॉक्टर लोहिया के हर सभा में हमने गौर किया कि कोई ना कोई नई नई बात वो कहते थे। बड़े बड़े नेताओं को हमने सुना है बगैर एक थीम, बगैर कॉमा फुल स्टॉप को बदले हुए लोग लंबे अरसे तक चलाते थे। जेपी में भी हमने देखा है, जयप्रकाश जी के भी भाषण में। तो डॉक्टर लोहिया के बाद अगर किसी एक दूसरे आदमी ने हमको प्रभावित किया तो किशन पटनायक थे। किशन जी के साथ मेरा एक अजीब ढंग का रिश्ता बन गया। किशन जी के साथ अधिकांश उनके दौरे में हम उनके साथ होते थे। समाजवादी विजन सभा में हम काफी सक्रिय हुए। समाजवादी विजन सभा के कार्यक्रमों में हम लोग किशन जी को बुलाते थे, और हर जगह चाहे पलामू हो, रांची हो, बक्सर हो, सिवान हो, हर जगह किशन जी के साथ हमारा जाना आना जो है वो होने लगा। और किशन जी को ये कहने में हमको संकोच नहीं है कि उन्होंने जो कुछ लिखा था, चाहे अलग अलग पत्रिकाओं में कुछ लिखते थे या और कुछ, वो हम पढ़े नहीं थे, लेकिन उनको हम सुने थे। तो हमको उस तरह से उनके विचारों के बारे में समझदारी हमारे अंदर नहीं पैदा हुई जिस ढंग से योगेंद्र जी या आनंद कुमार वगैरह या अरविंद मोहन जी ने समझा उसको, उस तरह से नहीं। लेकिन एक बोध हमको बना, चीजों को देखने के और समझने का एक बोध बना। उनके साथ जब हम थे तो कभी बात ये निकली, उनका ये कहना था कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो है उसको 40 वर्ष के उम्र के पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उनका ये कहना था कि चुनाव जब चुनाव के मैदान में आदमी उतरता है उस समय उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है कि किस तरह से हम चुनाव जीतें, और चुनाव जीतने के लिए वो ऐसा ऐसा भी काम करता है, अपने मतदाताओं के साथ समझौता करना पड़ता है जो उसका जो सैद्धांतिक स्टैंड है उससे वो फिसलन होने लगता है।
ये बात हमको सही लगी। हमने भी चुनाव को मैंने देखा है नजदीक से देखने का मौका मिला। ये बात हमको बहुत तार्किक उनकी लगी। हमारे दिमाग में ये बात चल रहा था कि नहीं साहब ये ठीक है, करना चाहिए। उसके बाद जो है हमको एक बात याद है कि 68 वगैरह की बात है, 68 की बात है या 69 की बात है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का पटना में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था और राय मोहन राय सेमिनरी स्कूल है उसके मैदान में सम्मेलन हो रहा था। मुद्दा क्या है ये हमको याद नहीं है, लेकिन हम सब लोग किशन जी के साथ थे और किशन जी ने उस मंच पर कब्जा कर लिया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मंच पर उन्होंने कब्जा कर लिया और हमने एक दूसरा ही रूप किशन जी का देखा, जिस मजबूती के साथ वो अपनी बात कह रहे थे। आज आप हमसे पूछिएगा कि क्या बात कर रहे थे, हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो दृश्य हमारे सामने है कि जब वो मंच पर खड़ा होकर के दुबला पतला शरीर और वो आदमी जैसे सबको चुनौती दे रहा हो विचार के आधार पर, तर्क के आधार पर, यह स्थिति हुई। और उसी के बाद जो है लोहिया विचार मंच का जो है गठन हुआ। लोहिया विचार मंच के गठन में कई बात ये सामने आ गई है कि कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो केशव यादव की बात हो या राम इकबाल बुरसी की बात हो और लोगों की बात हो। हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में लोहिया विचार मंच के साथ जुड़े और मेन पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से हमारा रिश्ता माने कभी उस तरह से नहीं रहा। हम किशन जी के साथ ही जो है वो आए, किशन जी के साथ कई जगह जाने का हमको मौका मिला और कितना माने वो जमाने में गाड़ी घोड़ा के तो कल्पना के बाहर की बात है। बस से, ट्रेन से, हमको याद है एक बार हम लोग बक्सर जो है रात में उतरे और अगले दिन कहीं बक्सर से जाना था, जहां हमारे सोने का इंतजाम हुआ था। इतना मच्छर था, इतना मच्छर था, रात भर हम लोग दोनों आदमी जो है मच्छर से ही परेशान रहे। अगले दिन कार्यक्रम में गए, लेकिन कभी किशन जी ने वो जब सुबह हो गई और ये जाने को तो भूल गए कि हाँ साहब रात भर सो नहीं पाए हैं मच्छर के चलते। ये उनकी हालत थी। इतनी शालीनता थी, इतनी भद्रता थी, लेकिन जहां मौका आता था वो बिल्कुल इस्पात बन जाते थे, एक कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं। रांची में हम लोगों ने एक शिविर किया था, कौन सा धर्मशाला था हमको याद नहीं है। उस शिविर में बहुत जो सोशलिस्ट पार्टी के कुछ जो हम लोगों से सीनियर वाले लोग थे, किशन पटनायक से जूनियर लेकिन हम लोगों से सीनियर वाले लोग थे, वो भी लंगी ओंगी मारने का काम जो है बहुत चलता था। उन लोगों ने कुछ वहां ताल तिकड़म किया और जब खुला अधिवेशन हो रहा था हम ही उसको उसके इंतजाम करता थे। बहुत शानदार ढंग से हम लोगों ने वहां मैंने खुला अधिवेशन का कार्यक्रम तय किया था, जो शानदार कहा जाता है जिसमें सजावट वजावट हो, मंच वंच बढ़िया बने, उस तरह से हम लोग मनाए थे। और किशन जी को जब बोलने के लिए खड़ा हुए तो उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन किशन जी जिस ढंग से वो अड़ करके और उन्होंने वो जो उनको हैकल करना चाह रहे थे उनको मुंह तोड़ जिस ढंग से जवाब दिया, अंत में सब लोग शांत हुए और किशन जी ने का जबरदस्त भाषण हुआ। करीब 40-45 मिनट तक वो बोले और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह लोग सुनते रहे उनके साथ। ये उनकी खासियत थी ये उनके अंदर एक ताकत थी। लेकिन इसके बावजूद काम खत्म हुआ, उसके बाद फिर इतने सहज ढंग से, सामान्य ढंग से किशन जी आपके साथ बतियाते थे, आपके साथ व्यवहार करते थे। ये सहजता जो है एक सम्मोहन का जो है काम करती थी। तो किशन जी के साथ इस ढंग से रहने का मौका मिला हमको। फिर 74 का आंदोलन आ गया। 74 का आंदोलन आ गया तो उसमें सबसे पहला जो संपर्क हुआ हमारा 74 आंदोलन का समय वो दीपक जी से हुआ। 18 मार्च 74 को हमारे साथ एक दूसरी दिक्कत भी रही कि हमारा पिताजी से बहुत ही टकराव चलता था और टकराव का नतीजा ये होता था कि समझिए कि हमको इतना काम करना पड़ा अपना जीवन को चलाने के लिए। हमने कपड़ा बेचा फुटपाथ पर खड़ा होकर के, हमने दुकान खोली, हमने जूता बनाने का काम किया, कई तरह का हमने काम किया। तो और उसके साथ साथ समाजवादी जनसभाएं या समाजवादी ये कार्यक्रम में भी जाना, उसके चलते ना हम इधर के रह पाते थे ना उधर के रह पाते थे। तो वो ये एक सिलसिला जो है हमारे परेशानी का जो है वो कारण रहा। 74 का आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भी हम लोग काम कर रहे थे। हम लोगों के साथी थे महेंद्र दुबे को माने बाकी अरविंद मोहन और बाकी सब लोग जानते हैं। अरविंद मोहन, ये मनोज वर्मा
या महेंद्र दुबे वगैरह हम लोगों के काफी नजदीकी साथी थे। तो महेंद्र दुबे के साथ भी हमने कुछ काम किया था। तो हम ये कह रहे थे कि जब 74 का आंदोलन शुरू हुआ उस समय भी महेंद्र के साथ हम कुछ काम कर रहे थे, लेकिन 18 मार्च को जो पटना विधानसभा का घेराव हुआ था उस समय हम मौजूद थे। और हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि एक जमात जो है 5-10 आदमी की तैयार की जाए और पुलिस का जो बैरिकेटिंग है उसको लांघ करके हम लोग जो है उस तरफ चलें और उसके नतीजा में गिरफ्तारी हो या लाठी खाना पड़े तो वो किया जाए। इधर हंगामा जो है शुरू हो चुका था बाहर। इसी बीच में लालू यादव आए। लालू यादव पिछले गेट पर थे जहां से गवर्नर हाउस के ओर से आया जाता है, शायद किसी ने बताया था। आए लालू यादव, उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ कुछ शुरू हो जाए हंगामा। हमने पूछा क्या हुआ भाई, तो बताया कि देखिए लाठी चला। वो कॉलर उठा करके उन्होंने दिखाया कि एक लाठी का जरूर उस पर दाग पड़ा था। तो हमने रोका, हम कहे कि देखो हम लोग इस तरह का कार्यक्रम सोच रहे हैं, हम लोग को इसी तरह से चल कर गिरफ्तारी देनी चाहिए। लेकिन वो लालू जी के बस का था नहीं। वो गए, कुछ हंगामा हो गया, वहां हंगामा वगैरह हो गया। तो अगले दिन जो है हम लोग, हमारे घर में मिथिलेश ठहरे, शायद वशिष्ठ भाई भी थे या नहीं, हमको ठीक से याद नहीं है। लेकिन हम लोग गए, भवेश जी थे हम लोगों के साथ, और राजेंद्र नगर में आरएसएस का जो कार्यालय है वहां इन लोगों के साथ हम गए। हमको उस समय इसके बारे में, आरएसएस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। वहां से हम लोग फिर जयप्रकाश जी से मिलने के लिए गए। जयप्रकाश जी से मिलने के लिए गए तो सब भवेश जी सब लोगों का परिचय करा रहे थे। उसमें जब मेरी बारी आई तो जयप्रकाश जी के साथ जो अने हम महसूस करते थे कि मेरा संबंध है, इसलिए कि मेरे पिताजी उनको अपना नेता मानते थे, अपना गुरु मानते थे। वो दो ही आदमी को मानते ही थे, गांधी को, एक जयप्रकाश को। तो हमको लगा कि जयप्रकाश जी तो हमारे पिताजी के ये हैं। तो दूसरा आदमी मेरा परिचय कराया, उसके पहले हमने हाथ जोड़ करके कहा कि हम शिवानंद हैं, भोजपुरी में ही हमने कहा। उन्होंने पूछा कि कौन, तो हम फिर बताया कि हम शिवानंद शिवानंद तिवारी। अब समझिए कि जयप्रकाश जी का तेवर ही बदल गया। कहे कि तू तू कैसे यहाँ आगे बढ़ा, भोजपुरी में उन्होंने कहा। और भोजपुरी वाले से भोजपुरी में ही बतियाते थे। तो हमने कहा कि हम सुननी है कि राउत तबीयत खराब बा है, ऐसे हम चल ही नहीं देखे। ना 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 ना, हमारी तबीयत ठीक बा, तू जा जा। एक ढंग से बुढ़वा ने हमको निकाल के बाहर कर दिया। अब समझिए कि हम बढ़ाला जाए, बाहर जाके इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग साथी हैं वो आके बताएंगे भाई क्यों उन्होंने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया। जब लोग आए तो हम लोग पूछने लगे, अब पूछने लगे कि भाई हमारे जाने के बाद उन्होंने क्या कहा मेरे बारे में। अब कोई संकोच संकोच से पता होता नहीं रहा। खैर उसके बाद जो है 21 तारीख को छात्र संघर्ष संचालन समिति जो थी, जिसके हम ओरिजिनल मेंबर नहीं थे, संचालन समिति ने कार्यक्रम दे दिया कि 21 तारीख के शाम को हम लोग जो है वो 4 बजे से या 3 बजे से, ठीक से हमको याद नहीं है, हम लोग जुलूस निकालेंगे। जुलूस निकालेंगे। अब उस दिन जो है 21 तारीख को हम लोग पहुंच गए। पहले ही हम थे, डॉक्टर करुणा झा जो रांची में है, करुणा झा भी बहुत बहादुर औरत करुणा झा थी। सुरदेव त्यागी हम लोगों का साथी, लोहिया विचार मंच में 77 में मनेर से विधायक हुआ। बजरंग सिंह, राजनीति प्रसाद, शायद अख्तर था कि नहीं हमको ठीक से याद नहीं है। हम लोग भी 5-7 आदमी वहां जुटे हुए थे। उस समय जुगनू सारदे जो है एक बड़ा पत्रकार हो गया था, दिनमान के लिए लिखता था। उधर से कलेक्टर वीएस दुबे कलेक्टर थे। कलेक्टर जो है अपना अफसरों के साथ, हम लोगों का जो संघर्ष कार्यालय था उसके बाद कांग्रेस का मैदान था, उसके उस तरफ वो कोना पर प्रशासन के लोग खड़े थे, कलेक्टर उनका नेतृत्व कर रहे थे। और अलग अलग छतों पर कदम कुआं के परिवार के साथ लोग खड़ा होकर के देख रहे थे कि भाई कैसा जुलूस निकलता है। पटना में 2 दिन से 3 दिन से, पटना गया, पटना से फैल करके मैंने जिलों के शहर में आंदोलन जो है चला गया था। कई जगह लाठी चली, टीयर गैस चला, लोग गिरफ्तार हुए। अब जुगनू ने एक लिख के स्लिप भेजवाया जिसमें लिखा था कि कलेक्टर का आदेश है कि अगर कोई जुलूस निकालेगा तो उसके पैर में गोली मार दो। अब लीजिए चिट्ठी, हमने देखा, वशिष्ठ भाई की भी नजर उस पर पड़ी। अब उसके बाद जो है, अब समय जो है धीरे धीरे बीत रहा था। ये बात सही है कि आदमी की संख्या वहां कम थी। कुल मिला जुला करके 40-50 आदमी से ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे। तो हमने कहा वशिष्ठ भाई जितने भी लोग हैं
हम लोगों को जुलूस निकाल देना चाहिए, तो थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। हमको ऐसा लग रहा था कि 18 मार्च के बाद ये पहला कार्यक्रम है, अगर ये कार्यक्रम फेल कर जाएगा तो बड़ा झंझट होगा। तो हम लोगों ने, हम रिक्शा आपस में बातचीत हम लोगों ने किया। करुणा झा भी तैयार थी जुलूस में भाग लेने के लिए, उनको हम लोगों ने मना किया कि नहीं आप मत आइए। वो MBBS लगभग उनका पूरा हो रहा था। तो हम रिक्शा पर खड़ा होकर के हमने कहा कि भाई जिन लोगों को भी इस जुलूस में शामिल होना, हमारे पीछे आके खड़े हो जाए कतार में। और बाहर निकल कर खड़े हुए करीब करीब 13-14 आदमी, जिसमें 4-5-6 तो हम लोग थे ही, बाकी ऐसे ही लोग आकर के खड़े हो गए। हमको याद है एक बंगाली नौजवान हम लोगों से उम्र में थोड़ा सीनियर ही था, वो चाय की पत्ती बेचता था दुकानों में, वो भी आके लाइन में खड़ा हो गया। हम लोगों का जुलूस निकला और आयुर्वेदिक कॉलेज के मोड़ पर जो है पुलिस ने हम लोग को रोका, घींचा चपजी जो होता है वो सब हुआ, गिरफ्तारी हुई, हम लोग गए। बाद में जुलूस निकला, बाद में बड़ा जुलूस इन लोगों का निकला, बड़ा मतलब 100-150 लोगों का जुलूस निकला, हम लोगों का 14-15। लेकिन भय का जो एक वातावरण था वो हम लोगों ने तोड़ने का काम किया। जेल से निकल करके आए, कर्पूरी जी पहले से जेल में थे, भोला बाबू जेल में थे, और भी लोग थे जिनका नाम पूरा याद नहीं आ रहा है। तो जेल से निकल के आने के बाद जो है दीपक जी आ गए थे, और इस बीच में डॉक्टर लोहिया के इंतकाल के बाद जैसा जानकारी हमको मिली, बाद में लोगों ने बताया कि दीपक जी जो है सर्वोदय वालों के साथ जयप्रकाश जी के बहुत ही विश्वास पात्र हो गए। तो दीपक जी के ही निर्देश पर हम लोग पटना उतना शहर में कमेटी उमेटी बनाना शुरू किए, अलग अलग मोहल्ला में जाकर के कमेटी बनाना और लोगों को धरना पर बैठाना। बल्कि महिलाओं का भी पहला जत्था जो है, दीपक जी ने कहा कि महिलाओं का जत्था भी अब निकलना चाहिए, और महिलाओं में हमारा कोई संपर्क नहीं था। तो मैंने अपने पत्नी को तैयार किया। हमारा एक दोस्त है असमतुल्ला बुखारी, उसकी पत्नी ऐसा असमतुल्ला, मैंने उस समय वुमेन्स कॉलेज पटना में हिंदी की टीचर थी वो, एक कालिंदी त्रिवेदी हमारी हमसे उम्र में बड़ी लेकिन हमारी भांजी रिश्ते में लगती थी वो, और एक बंगाली लड़की, आके 4 आदमी बोरिंग रोड चौराहे पर महिलाओं का पहला जत्था इस तरह से बढ़ता। मीटिंग में जहां हम मोहल्ले की मीटिंग में जाते थे, वहां सर्वोदय के ऐसे लोग जो हम लोगों से सीनियर थे लेकिन सोशलिस्ट जमात से ही गए थे, उनके साथ एदा कदा मुलाकात होती थी, बड़ा अच्छा रिश्ता होता था, उनको भी लेके जाते थे। हम लोग क्या बोलते हैं आंदोलन के बारे में, ये वो लोग सुनते थे, और ये सब रिपोर्टिंग जो है जयप्रकाश जी को भी होता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि संचालन समिति ने हमको अपना मेंबर कोऑप्ट कर लिया। हम संचालन समिति के मेंबर हो गए, और मेंबर हो गए तो बतौर संचालन समिति के सदस्य जो पहली मीटिंग हुई जयप्रकाश जी की उपस्थिति में, उसमें हम गए। तो जयप्रकाश जी आके जैसे बैठे, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, बीच में एक कुर्सी रहती थी जिसमें मीटिंग में जयप्रकाश जी आकर उस पर बैठते थे। जैसे बैठते ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम शिवान हमसे माफी मांगना चाहते हैं। हाथ जोड़ा उन्होंने। हमको तो लगा कि जैसे 100 घड़ा पानी हमारे ऊपर गिर गया, हम क्या करता है, हमारा पाप लगा होता नहीं। कहा कि नहीं 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 नहीं। तो तिवारी जी, इसके पिताजी जो है, वही आके हमको कहते थे इसके बारे में कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो हमारी धारणा है इसके बारे में, लेकिन बाद में लोगों ने हमको बताया, और एक लाइन उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस तरह के लोगों की एनर्जी जो है चैनलाइज ठीक दिशा में होती है तो बड़ा काम करते हैं। ये सब हुआ। उसके बाद जो है हम बहुत विश्वास पात्र हो गए इनके, और किशन जी के साथ हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, उसमें समझिए कि उस समय एक तो कलकत्ता जो है एक केंद्र हुआ करता था। कलकत्ता में 8 इंडियन मेजर स्ट्रीट, जमुना बाबू, दिनेश दास गुप्ता, वहां से चौरंगी वार्ता जो है निकला करती थी, और एक ऐसी टीम थी, अद्भुत टीम थी। उस टीम में अशोक सेक्सरिया थे, राम अवतार उमराव थे, जोगेंद्र पाल थे, दिनेश दा तो थे ही। उसके बाद रमेश जी थे। रमेश जी चौरंगी वार्ता का संपादन करते थे, किसी कॉलेज वगैरह में हिंदी पढ़ाते थे। तो इन गजब के शानदार आदमी। सबसे नेपथ्य में रह करके सबसे ज्यादा काम करने वाले अशोक सेक्सरिया जी थे। किशन जी का उस चौरंगी वार्ता से जो है जुड़ा हुआ था, और घुमा फिरा करके चौरंगी वार्ता जो है वो आंदोलन की पत्रिका हो गई थी।
जयप्रकाश जी जो है उसको पढ़ते थे और हमने रिपोर्टाज के तौर पर वहां से अशोक जी के कहने पर लिखना शुरू किया। और किशन जी के साथ जो है हम लोगों का दौरा जो है जिला में जहां जहां लोग बुलाते थे वहां वहां हम लोग जो है जाते थे। रोहतास वगैरह का इलाका, पलामू का इलाका, मुजफ्फरपुर वगैरह का इलाका, इन इलाकों में जहां जहां लोग बुलाते थे वहां। उसी के बाद फिर इमरजेंसी लगी, गिरफ्तारी हुई, दो दो तीन तीन दफा हमारी भी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद सब छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद जो है 77 में जब है इमरजेंसी चुनाव की घोषणा हो गई, लोकसभा का जब चुनाव हुआ उस समय हम जेल में ही थे। हम हमारी जेल से रिहाई विधानसभा चुनाव के पहले हुई। उसके बाद जो है संचालन समिति की हम लोगों की मीटिंग हुई। संचालन समिति की मीटिंग में लालू यादव को जो है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में संचालन समिति के प्रतिनिधि के तौर पर उनका नाम जो है प्रस्तावित किया गया। वो गए, लेकिन अब लालू यादव तो लालू यादव हैं। वो उसके बाद क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन पहली जो मीटिंग हुई संचालन समिति की, मैंने दिल्ली में बिहार भवन में, उसमें तय हुआ कि संचालन समिति के कई लोग, सब लोग जो है, जो लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे। उसमें सब लोगों का के बारे में हुआ। तो अब पता नहीं कौन कौन क्या हुआ, लेकिन हमारे बारे में भी शाहपुर से हमारा अकेले नाम था, वहां कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था। शाहपुर से हमारा टिकट हो गया। टिकट हो गया तो एक तरफ मेरे दिमाग में ये बात थी कि किशन जी का कहना है कि 40 वर्ष के उम्र के पहले जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आदमी को अपने सिद्धांतों से, नीतियों से समझौता करना पड़ता है, फिसलन होता है। चुनाव जीतने के लालच में आदमी ऐसा ऐसा काम करता है जो उसके नीति सिद्धांतों से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन हमने नॉमिनेशन कर दिया। हमारा नॉमिनेशन हुआ, उस समय कुछ चर्चा ये होने लगी थी, हमारे पिताजी बक्सर लोकसभा से चुनाव जीत चुके थे। तो हमारे यहाँ लोगों ने कुछ चर्चा किया कि भाई बाप रहेगा एमपी, बेटा रहेगा विधायक। तो हमको पिताजी ने बुलाया और हमसे पूछा उन्होंने भोजपुरी में ही कि क्या होता रहा, चुनाव लड़ के मन बा। किशन जी का भी एक हमारे ऊपर था कि 40 वर्ष के पहले नहीं। हमने तुरंत हमारे मुंह से निकला कि ना, मन नहीं किया, तो वापस ले लो। हमने चुनाव वापस लिया और हमने एक बयान दिया कि जो टिकट का वितरण हुआ था 77 के विधानसभा चुनाव में, वो उसमें बिल्कुल ऐसे लोगों को टिकट मिला था जिन लोगों को मैंने अरे ये कहने में कि साहब संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से गर्भ से निकली हुई जो पार्टी है उसके ही उम्मीदवार हैं। उसी में सूरजदेव सिंह का भी नाम आया था। सूरजदेव सिंह के नाम के बारे में लालमणि चौबे ने सबसे पहले बताया, जो बक्सर से सांसद हुए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे थे। और पहली मीटिंग हमारी डॉक्टर असमतुल्ला बुखारी के घर पर हम ही ने अरेंज करवाई थी। चौबे जी वहां आए, खबर भेज के बुलवाया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जो है सूरजदेव सिंह को टिकट मिला है। सूरजदेव सिंह के बारे में हमको जानकारी थी। तो हम लोग वहां से गए सत्येंद्र बाबू के यहाँ, और सत्येंद्र बाबू से हम लोगों ने पूछा कि साहब ये कैसे हो गया। तो उन्होंने चंद्रशेखर जी की चिट्ठी दिखाई। चंद्रशेखर जी ने लिखा था कि जब इमरजेंसी के खिलाफ अंडरग्राउंड मूवमेंट हो रहा था तो इन्होंने बहुत मदद की थी। ये सारे सवाल को हम लोगों ने उठाया। उसके बाद जो है ये मैं किशन जी के साथ हम फिर पहले की तरह काम करने लगे। 1980 में बेंगलोर में नजुडा स्वामी, जो वहाँ के किसान नेता थे, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने होस्ट किया एक सम्मेलन जो है, बुलाया गया लोहिया विचार मंच से जुड़े और उस समाजवादी धारा के लोगों को का वहाँ बुलाया गया। और समता संगठन के नाम से एक संगठन की नींव जो है पड़ी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक जो है हम बनाए गए। उसी के आसपास जो है वो किसान आंदोलन जो है तमिलनाडु में हो रहा था। और इसी में जहां तक हमको याद आ रहा है, वेलोर में वो 3 दिन का किसान माने सम्मेलन होने वाला था। किशन जी के साथ हम भी गए थे। हमको यह भी याद है कि किशन जी अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे। इनका भाषण इतना सरल अंग्रेजी में था कि हम उसको हिंदी में उतार के ले आए और कलकत्ता अशोक जी ने उसको छपवाया था किसान विद्रोह के नाम से। तो ये सिलसिला जो है वो चला। एक चीज जो है हमने महसूस किया, जमात हम लोग की बहुत छोटी थी, पता नहीं ये भारतीय माने मिट्टी की गड़बड़ी कहिए
या समाजवादी आंदोलन की मीटिंग, ये एक साथ काम करना जो है बड़ा भारी माने मुश्किल। छोटी सी जमात, उसमें तरह तरह का माने जाल फरेब, मैंने एक दूसरे का से आगे एक प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत खराब चीज नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में आप दूसरे को लंगी मारने लगी, ये बड़ा अजीब लगता था हमको। याद है कुर्सेला हम गए थे पूर्णिया में, हमारे साथ रघुपति थे, वहां कुर्सेला हम लोग गए थे देखने के लिए कि बहुत लोगों को विनोबा भावे वाली जब भूदान में जो जमीन मिली थी, और वो जमीन जो है भूमिहीनों के बीच में वितरित की गई थी, उसका पर्चा उनको मिल चुका था, जमीन पर कब्जा उनका नहीं था। ये शिकायत आ रही थी, और हुआ कि जाकर के इसको आप लोग देखिए, गए, बहुत ही गरीब लोगों का, बहुत ही विपन्न लोगों का वो इलाका था, उन्हीं लोगों का की समस्या थी। हम लोग उन्हीं के यहाँ एक रात ठहरे, खाने के लिए कुछ नहीं था। हमें याद है मूंग की खेती हुई थी, उसका जो पत्ता है उसको जो है समझिए कि साग और सब जो भी कहिए रोटी के साथ जो हम लोग खाए, पेट खराब हो गया। वहां से लौट करके आए तो बता दिया गया, लेकिन रघुपति ने उसको ऐसा तैयार किया पूरा कागज पत्तर के साथ, और हमने देखा कि 1.5 साल तक जहां तहां उस रिपोर्ट को लेके, क्या हमारा जो स्वभाव था, हमारे स्वभाव में थोड़ा सा माने दबंगई है, हम जो है थोड़ा माने हमारा एक अलग किस्म का, हमने आपको बताया कि मेरी पृष्ठभूमि क्या रही है, तो हमको लगता है कि हमेशा बाकी जो लोग थे, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, लोग संदेह की दृष्टि से देखते थे कि ये आदमी माने ईमानदारी के साथ समाजवादी है कि नहीं, कुछ इस तरह की नजर जो है हमारे पर, ये हमको बहुत ठीक नहीं लगता था। उसके बाद जो है हमको 80 में एक बार फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला, हमारे पिताजी का देहांत हो गया, चुनाव के ठीक पहले उनका देहांत हुआ था, घर में श्राद्ध हो रहा था। हम जब चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो प्रोफेसर जय नारायण मिश्रा पटना यूनिवर्सिटी के ये थे, उनको जो है टिकट मिल गया था। तो क्षेत्र से जो लोग आए थे बाबूजी के श्राद्ध में, उन लोगों ने हमको कहना शुरू किया कि तू चुनाव लड़ा। हम कहा कि भाई जय नारायण मिश्रा विधायक है, पहले ही कहेंगे तब ना। उन लोगों ने घेरा जय नारायण भाई को, जय नारायण भाई वहां से घसक गए। खैर जो कर्पूरी जी ने, जिस दिन बाबूजी का इंतकाल हुआ, रेडियो में खबर आई, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जो है हमारे डेरा पर आए। कर्पूरी जी ने बहुत आग्रह किया कि तुम चुनाव लड़ जाओ। कैलाशपति मिश्रा आए, भारतीय जनसंघ पार्टी के थे, उन्होंने भी कहा कि ना चुनाव लड़ जाएंगे। जौहर साहब का लंबा चौड़ा तार आया, वो सब एक अलग कहानी है, वो सुनने पर बहुत जो है लंबा हो जाएगा। ये सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे मन में एक तो वही किशन जी का प्रभाव 40 बरस का, दूसरे हमारे मन में ये लग रहा था कि पिताजी मरे हैं, अब उनके नाम पर हम जाएंगे, सहानुभूति का वोट मरेंगे, मरे हुए बाप के नाम पर हमको लोग सहानुभूति में वोट दें। हमारा भीतर से हमारे आत्मा ने इसको इजाजत नहीं दिया। हमने कर्पूरी जी को हाथ जोड़ करके कह दिया कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम 80 में भी चुनाव नहीं लड़े, तो हमको 80 में हम ये हो गए, क्या नाम है, समता संगठन के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए। उसमें समझिए कि काफी एक से एक कार्यक्रम हुआ, किशन जी का उस मामले में कोई जवाब नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में मैंने हम लोग जो बैठे उसमें फैसला हुआ, और ये हुआ कि इसके खिलाफ जो है हम लोग लोगों के बीच में जन जागृति जो है पैदा करें। ये जो कदम उठाया गया है इंदिरा गांधी के जरिए, ये कदम जो है देश हित में नहीं है, ये देश के खिलाफ है, और ये इस कदम का विरोध होना चाहिए। और हमको याद है हम लोग आपस में बैठे कि साहब नुक्कड़ सभा इसके लिए किया जाए, और एक फोल्डर जो है छपवाया जाए। तो साथियों के बीच में इस बात पर भी आशंका व्यक्त की गई कि ऐसा तो नहीं कि अभी जनता का मूड जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के पक्ष में है, लोग हंगामा कर सकते हैं। लेकिन हुआ कि नहीं साहब, कार्यक्रम तो तय हुआ है। और जब मीटिंग में बैठे थे, और मीटिंग में किशन जी ने इस सवाल को अपने ढंग से इसको समझाया था, तो हम लोग भी कन्विंस थे कि नहीं साहब ये गलत हुआ। तो 40-50 हम लोगों ने मीटिंग किया पटना में, करीब 14-15 जो है नुक्कड़ सभा हम लोगों ने किया, 4 दिन 5 दिन में, एक दिन में 2-3 नुक्कड़ सभा हम लोग करते थे। नुक्कड़ सभा क्या है, रिक्शा पर माइक लगा के, और कहीं जो है जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था वहां लगा देते थे हम लोग, कहाँ कम भीड़ भी होता था वहां भी 25 से 50 आदमी हो, लेकिन ध्यान से सुनते थे लोग।
तो हम लोग जो है उसको 4-4 आने में भेजते थे फोल्डर, और मीटिंग जो है करते थे। उसी में हमको वो अहलुवालिया जो बाद में MP बने, उनसे बोरी रोड चौराहे पर हमारी मुलाकात हुई थी। इंदिरा जी के ये ब्लू स्टार के बाद, उसके बाद जो है फिर असम का आंदोलन हुआ। असम के आंदोलन में जो है साइकिल मार्च का कार्यक्रम बढ़ा। सुनील जो है उस कार्यक्रम में मैंने साथ हमको माने जाना, हमारा जाना नहीं था, लेकिन जब गांधी जी के समाधि से वो साइकिल यात्रा शुरू हुई साइकिल यात्रा की ये एक अलग कहानी है। हमको ये कहा गया कि भाई कुछ साइकिल का इंतजाम कराओ। अभी हम कहाँ से साइकिल का इंतजाम कराएं? तो किशन जी ने या किसने कहा कि जगजीवन बाबू से बात करो, फलाना हिंद साइकिल या कौन साइकिल वाला उनका बड़ा माने क्लोज है उनसे। गए हम जगजीवन बाबू के यहाँ, हम कहे कि देखिए ऐसा ऐसा बात बा। तो उनसे भी भोजपुरी में ही बात होती थी, हमारे जिले के ही थे। तो कहे कि भाई देखो सत्ता में रहला पर सब सुने लगे, ऐसे कौन सुनत रहा सर। हम ये 20-25 गो साइकिल के बाद कितना दामे लगे हुआ है, अरे कोनो नहीं कर सुनत। तो हम फिर उनसे कहे कि कुछ साइकिलें खरीदवा दी हमने की। अब उसमें भी वो आनाकानी बतियाने लगे, हमको बड़ा गुस्सा आया। हमारा स्वभाव वो सही है, हमने कहा कि हम तो जानते ना रहे कि वो हालत इतना खराब बा, न तो वो खाती हमने के हम चंदा रसीद छपोले रहती कह के हम निकल के चले आए बाहर। उसके बाद जब वहां से बापू के समाधि स्थल से कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सुनील ने हमको कहा कि आप चलिए हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंचा दीजिए कम से कम। तो हमको लगा कि हरियाणा का बॉर्डर नजदीकी होगा, लेकिन साइकिल बहुत दिन के बाद चलाए थे। समझिए कि वहां बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते उन्हें खड़ा होने पर पैर कांपने लगता था। लेकिन सुनील ने हमको ऐसा फंसाया कि उसके साथ हम कानपुर तक जो है साइकिल से चले गए 500 किलोमीटर। उसके बाद जो है हमको कानपुर में छुट्टी मिली, इसलिए कि बिहार में आना था। बिहार में जो प्रवेश से लेकर के मैंने पूर्णिया तक का रास्ते का इंतजाम करना था। आए हम पटना, सब हम जाम उंजाम कराए। हम लोग फिर पूर्णिया से हम साइकिल पर चढ़े। तो समझिए कि हम लोग जाके वो तूफानगंज और उसके आगे देखिए नाम भूल रहे हैं, बॉर्डर जो था पंजाब का, बंगाल और इसका, उसी में जो हम लोग उत्तर बंगाल से घुसे तो नॉर्थ बंगाल का, उत्तर बंगाल तफसीली जाति एवं आदिवासी संगठन के लोगों ने उस इलाके में इंतजाम जो है किया था। और वहाँ हम लोग का स्वागत हुआ जब हम लोग आसाम के मैंने धुबरी जिला में, पहला जिला मेरा, हम लोग प्रवेश किए तो स्वागत हुआ आंसू की ओर से। लड़कियों ने, लड़कों ने इतना शानदार ढंग से स्वागत किया, इसकी कल्पना हम लोग नहीं की थे। लेकिन उसके बाद जो है हम लोग की गिरफ्तारी हुई। 3 दिन तक गिरफ्तारी होती रही। वहां हम लोगों के समझ में आया कि साहब वहां का झंझट क्या है। वहां का झंझट जो है हिंदू मुसलमान का कोई झंझट नहीं था, बंगाली और गैर बंगाली। यहाँ मैंने असम जो है कि मैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी के ये में था, जैसे बिहार और उड़ीसा था, तो वहाँ बंगालियों का एक ढंग से दबदबा था प्रशासन वगैरह पर। और जो वहाँ के असमिया मूलवासी थे उनको ये लगता था कि हमारी संस्कृति पर, हमारी अस्मिता पर इनकी वजह से खतरा है। तो बंगाली और असमी के बीच का जो तनाव था वो हम लोगों को दिखाई दिया। हम लोगों का इंस्पेक्टर जो है बंगाली था, वो समझिए कि एक एक चीज की तलाशी लेकर के हाजत में बंद करता था। और मजिस्ट्रेट जो है असमिया था, वो टेक्निकल ग्राउंड पर हम लोग छोड़ देता था। ये 3 दिन तक सिलसिला चला। और समझिए कि उसके बाद जो है हम लोगों को आसाम से बाहर निकालने का हो गया। ट्रक पर साइकिल लाद, बस पर साइकिल लाद करके हम लोगों को आसाम के बाहर जो है। लेकिन खैर वो जो उत्तर बंग तफसीली जाति वाला संगठन था उन लोगों का जो समर्थक गांव था वहां तक ट्रक बस वाले ने पहुंचा दिया। फिर वहां से साइकिल वकील कुछ बेचा गया, कुछ हटाया गया। और सुनील, जसवीर, हम और कोई एक 3 या 4 आदमी हम लोग वहां से बेस उस बदल के अलग अलग डब्बा में चढ़ के गए आसाम में। वहां नैली में तुरंत दंगा हुआ था। हम लोग तो पहले गए इन्हीं लोगों के यहाँ, क्या नाम है, जो यूनिवर्सिटी था जहाँ से ये लोग महंती वगैरह जो है ये अपना संचालन कर रहे थे, वहीं से उन लोगों ने कॉटन कॉलेज में हम लोगों की मीटिंग कराई। बहुत अच्छी मीटिंग थी।
हुई और एक माटाडोर गाड़ी दे दिया, उससे हम लोग नेली उली चारों तरफ गए। फिर वहां से हम लोग लौट आउट करके आए। तो ये सिलसिला जो है हम लोगों का चल रहा था। 1985 में जो है वो राजीव गांधी जो है 84 में इंदिरा जी का मर्डर हो गया और 85 में वो उनको इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला। हमको भीतर से ऐसा लग रहा था कि ये आदमी गैर राजनीतिक आदमी है और इतना प्रचंड इसको बहुमत मिला है, इतनी जबरदस्त ताकत मिली है, ये लोकतंत्र को डिरेल करेगा, लोकतंत्र को चला नहीं पाएगा। हमारे मन में अच्छा दूसरे हमने आपको कहा कि जो संगठन के अंदर जो है जो हालत थी, इतने कम लोग और उसमें भी आपस में खींचतान। दूसरे हम आपको ये भी बता रहे थे कि हमारे भारत में हमको हमारे ईमानदारी को लेकर लोगों के मन में एक शंका संदेह लगा रहता था। हमको थोड़ी चीड़ होती थी, हमको सफाई देने की आदत नहीं थी, लेकिन ये इससे हमको भला बताइए इतना ईमानदारी के साथ आदमी काम कर रहा है, उसके बावजूद जो है कोई शंका ये करें। हमसे एक गलती जरूर हुई जिसको हम यहाँ कबूल करना चाहेंगे कि बगैर सूचना दिए, बगैर बताए हम जो है 85 में चुनाव लड़ गए। ये हमसे गलती हो गई। चुनाव लड़ना गलती नहीं हम मानते हैं, हम ये इस बात को जरूर मानते हैं कि हमको इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। कम से कम किशन जी को बताना चाहिए था कि देखिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हमको मैंने इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं था कि ये बात हम कहते तो किशन जी हमको रोकते, किशन जी इजाजत दे देते। किशन जी इतना उदार थे, किशन जी में कहीं उस तरह से ये नहीं था कि किसी के इच्छा के विरुद्ध जो है हम समझाने की कोशिश अलग बात है, लेकिन रोकना जो है जिसको वीटो लगा के कहता है वो किशन जी नहीं कर सकते थे। ये हमसे गलती हुई, ये हम आज के दिन जो है इस बात को कबूल करना चाहेंगे। लेकिन बावजूद इसके किशन जी के साथ मेरा रिश्ता जो है बना रहा है, उसी तरह से आदर का रिश्ता, उसी तरह से सम्मान का रिश्ता। ये भी सही है कि जब उनको बीजू पटनायक ने ऑफर दिया लड़ने के लिए, यहां तक कहा कि तुम हमारा मेंबर पार्टी का मत बनो, हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ो, किशन जी ने हमको फोन किया था। क्योंकि 85 का जो चुनाव हम लड़े थे उस समय त्रिपुरारी बाबू जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको सिंबल दे दिया था, लेकिन पार्टी का मेंबर हम नहीं बने थे। तो हमने जो अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया था उसमें हमने लिख दिया था इंडिपेंडेंट, सिंबल हमने जमा किया जनता पार्टी का और नीचे लिख लिया निर्दलीय। तो रिटर्निंग अफसर ने कहा कि नहीं ये तो आपका रद्द हो जाएगा, जिसका आप सिंबल जमा कर रहे हैं उसको 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 मेंशन करना पड़ेगा पार्टी का। तो हमको मेंशन करना पड़ा। तो किशन जी ने हमसे फोन करके इसके बारे में पूछा ये क्या है। तो हमने कहा कि देखिए आप भीतर मोरली आपको लगेगा कि हम साहब मेंबर हम पार्टी के नहीं बने हैं, लेकिन उसके जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव जीत के जाते हैं उसका व्हीप तो आप पर लागू होगा। सदन के अंदर जो है आप उसी पार्टी के सदस्य माने जाइएगा जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप जीत करके आए। और हमको ये भीतर से ये इच्छा हो रही थी कि किशन जी चुनाव लड़ जाएं, किशन जी चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़ा उनको ये मिलेगा। किशन जी जो इसके पहले क्या नाम है चुनाव लड़े थे और 62 में गए थे वहां पार्लियामेंट में जीतने के बाद, उसके बाद एक चुनाव जो हुआ था लोकसभा का जिसमें जगजीवन जौ बना था, उस चुनाव में हम लोग उनके प्रचार में गए थे, हम भी गए थे और जुगनू गया था शायद, और एक रंजीत हम लोगों का दोस्त था, वो हम लोग 3 आदमी वहां गए थे और 1 हफ्ता तक रहे वहां, 8 दिन 9 दिन तक उनके प्रचार में किशन जी के। हमारे पिताजी उस समय जो बिहार में मिनिस्टर थे, उनके बारे में लोगों ने कहा कि अगर वो ब्रिजराज नगर वही जो है संबलपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का हिस्सा है जहाँ पेपर फैक्ट्री थी और बिहार के काफी मजदूर लोग काम करते थे, तो पिताजी को हमने खबर किया। वो आए और आए तो बहुत नाराज थे, बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है इसका अंदाज उनको नहीं था। हमको भी अंदाज नहीं था। हमने कहा कि हाँ थोड़ा दूर है, लेकिन बिहार से आने के बाद उड़ीसा के बॉर्डर में नजदीक है, बड़ा बिगड़े उगड़े। खैर भाषण उसन उन्होंने दिया, कुछ पैसा वैसा भी चुनाव कोष में उन्होंने दिया हुआ।
किशन जी चुनाव जीत नहीं पाए। हम जो है डिपेंडेंट लड़ गए थे, समझिए कि एक जंग से, माने हम जो पहला चुनाव लड़े बिंदेश्वरी दुबे के खिलाफ 1985 में, हम मोटरसाइकिल पर चुनाव लड़े। और हमको समझिए कि दुबे जी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और उनके बारे में ये बात थी कि जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री हुए भी थे। लेकिन एक आदर्शवादिता जो है वो हमारे दिमाग में था, और हम कम से कम खर्च में हम लोग चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद खर्चा जो है वो, उसको हम लोगों ने अनाउंस कराया, 25,000 कुछ रुपया खर्चा हुआ था, ये हम लोगों ने चंदा दिया। उसमें समझिए कि 7,000 8,000 रुपया जो है बड़े नेता में चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ, शाहपुर भी हुआ और भिया भी हुआ। तो ये रहा। उसके बाद किशन जी के साथ मेरा संपर्क बना रहा। ये कहा जाता है कि साहब एक ही साल का किशन जी का भाषण हमको लोगों ने कहा निकाल करके देने के लिए, वो हमने पूरे माने 5 साल का भाषण जो है निकाल करके दिया था। पता नहीं क्या हुआ, हम नहीं जानते हैं। एक चीज हम इसमें कहना चाहेंगे कि चौरंगी वार्ता 77 जब आया तो हुआ कि नहीं साहब, एक मैगजीन की जरूरत है, और पटना से सामयिक वार्ता के प्रकाशन का काम जो है शुरू करने का फैसला हुआ। उसमें हुआ कि अशोक जी आकर पटना रहेंगे तभी ये हो सकता है। किशन जी ने ये शर्त रखा। अशोक जी ना नाकुर करते हुए अशोक जी इस बात पर तैयार हो गए कि वो पटना आएंगे। लोहानीपुर में घर लिया गया, किराए का मकान लिया गया। लोहानीपुर पुराना शहर का मोहल्ला है, सस्ता किराया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिसकी महिला चरखा समिति जयप्रकाश जी का आवास था उसके बहुत ही नजदीक था। पहला जो अंक निकला उसमें जयप्रकाश जी का इंटरव्यू छापने की बात हुई। तो किशन जी, अशोक जी और हम तीनों आदमी गए जयप्रकाश जी से बात करने के लिए। तो हम तो वहां मान लीजिए कि एक ढंग से श्रोता ही थे। सवाल और जवाब जो है किशन जी और अशोक जी को बहुत ही आत्मीय ढंग से वो मिले, इसलिए कि अशोक जी के पिताजी सीताराम सचरिया जी से जयप्रकाश जी का पुराना संपर्क था। तो एक जो पुत्रवत स्नेह होता है वो उनके चेहरे पर दिखाई दिया। किशन जी की भी बहुत इज्जत करते थे जयप्रकाश जी। उस सवाल के जवाब में एक सवाल का था ये कि आपसे सरकार जो है वो सलाह मशविरा करती है कि नहीं। अब यहाँ भी कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बन चुके थे। आंदोलन 77 में के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बन चुके थे। दिल्ली में मुरारी भाई प्रधानमंत्री बन चुके थे। जयप्रकाश जी ने कहा कि हमको कौन पूछता है, ये उनका जवाब था। पूरा पूरा वाक्य हमको याद नहीं है, लेकिन आशय जो है यही था। पहला जो अंक आया, पहला अंक का माने 15-20 उसका प्रति हम लेकर के महिला चरखा समिति गए। हुआ कि जयप्रकाश जी को दिया जाए। वहां गए तो जो जयप्रकाश जी का बैठकी था वो उस समय नहीं थे, लेकिन देवेंद्र बाबू जो वाइस चांसलर हुए थे और उनकी पत्नी जो है वो बीपी कोइराला परिवार से शायद आती थी, जितेंद्र सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, और भी 3-4 आदमी बैठे थे। उसमें सचिता बाबू कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में सिंचाई विभाग के मंत्री थे, काफी बिंदास आदमी वो भी थे। सबको हमने एक एक प्रति जो है दी। जयप्रकाश जी का इंटरव्यू सचिता जी जो है पढ़ गए, और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग जो है इसको छाप दिए, इसको कर्पूरी जी को दिखाए थे इंटरव्यू के बारे में। अब हमको तो एकदम सदमा लगा। हमको लगा कि जयप्रकाश जी का इंटरव्यू और उसको छापने के लिए कर्पूरी ठाकुर से इजाजत लेने की बात ये आदमी कर रहे हैं। इनका दिमाग जो है, हम जो है भिड़ गए उनके साथ। हाँ, कि क्या समझ लिया है साहब आपने कि जयप्रकाश जी के इंटरव्यू का सेंसर करेंगे कर्पूरी ठाकुर? यही इसी के लिए ये आंदोलन हुआ, और इसी के आंदोलन से उपज करके आपकी सरकार बनी है। लोगों ने हाँ हाँ किया, ये स्थिति थी। उसकी एक अलग कहानी है। अब सब लोगों ने ये कहा कि जयप्रकाश जी से आग्रह किया जाए कि वो कुछ आर्थिक मदद जो है इसको सामयिक वार्ता को दिला दें। इसके अलावा मेंबरी जो है चलाने की बात हो ही रही थी। व्यवस्थापक में बजरंग जी थे, बजरंग सिंह। बाकी सब हम लोग जुड़े हुए थे, रघुपति भी जुड़े हुए थे, अख्तर भी जुड़े हुए थे, हम लोग भी जुड़े हुए थे।
और कई लोग जो है सामयिक वार्ता के साथ जो है जुड़े हुए थे। हमको याद है कि हमने काफी जम के उसकी मेमोरी जो है बनाई थी। हमको लगता है 400-500 से कम हम मेमोरी नहीं बनाए होंगे सामयिक वार्ता का। उसके बाद हम लोगों ने जयप्रकाश जी से अनुरोध किया कि भाई आप इसको कुछ आर्थिक मदद दिलवा दीजिए। जयप्रकाश जी ने चिट्ठी दिया हमको, किस किस के नाम से चिट्ठी दिया हमको याद नहीं है ठीक से, लेकिन जीजी पारिख के नाम से भी उन्होंने चिट्ठी दिया। हम गए चिट्ठी लेके बड़ा उत्साह के साथ कि साहब वहां से बम्बई है, पैसा वैसा मिलेगा, सामयिक वार्ता का जो है कष्ट जो है दूर हो जाएगा, निकालने में जो झंझट होता है, परेशानी होती है, इससे जो है छुटकारा मिलेगा। कहीं कुछ नहीं मिला। हम 2 बार 3 बार 4 बार गए हैं बम्बई। कहीं जाइए 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, सब जगह से आकर के हम धर्मयुग में बैठते थे। गणेश मंत्री जी के यहाँ एक बार हम ठहर चुके थे, अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे, तो उन्हीं के यहाँ दिन भर बैठे रहते थे। वहां से लाभ ये हुआ कि ये किताब हमको पढ़ने को मिली, एरिक फ्रॉम की किताब, मैंने साइको एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रक्टिवनेस नाम की किताब वहीं बैठे बैठे देखे तो हमको आश्चर्य हुआ कि ये भी किसी चीज को देखने का एक तरीका है। वहीं सुरेंद्र प्रताप से हमारी मुलाकात हुई। सुरेंद्र प्रताप को शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का स्कॉलरशिप वगैरह मिला था वहाँ, वो गणेश जी के साथ जो है जुड़े हुए थे। सुरेंद्र से वहीं हमारी मुलाकात हुई थी पहली दफा। उसके बाद दीपक में पानी के यहाँ हमको ठहरने का मौका मिला, उस परिवार के साथ हम जुड़े। दीपक शानदार आदमी, इतना शानदार आदमी, खांटी समाजवादी आदमी। दुर्भाग्य से समय के पहले इंतकाल हो गया। तो हालांकि उनके वृंदा भाभी से और उनके बच्चों से हमारा अभी भी संबंध है। तो उनके यहाँ एक आदमी ठहर सकता था, 2 छोटा छोटा कमरे का घर था, उसमें एक गेस्ट एकोमोडेट किसी तरह से हो सकता था। तो हम जो है 2 बार 3 बार वहां जाकर के ठहरे। और इतना अच्छा परिवार के पिताजी, उसकी माँ, ये बच्चे तो उस समय छोटे थे, दीपक की पत्नी वृंदा भाभी, इनके साथ जो है ठहरने का। तो 3 बार 4 बार हम लोग गए वहां, लेकिन मैंने कोई फायदा वायदा नहीं हुआ, बल्कि घाटा ही जो है हुआ। तो ये एक सामयिक वार्ता के पीछे एक कहानी हुई। लेकिन सामयिक वार्ता का मेंबरी जो है वो हमको लगता है हजारों में पहुंच गया था, 3-4 हजार 5,000 या एक समय जो है 6,000 तक पहुंच गया था। अब उसका क्या होता है, किस ढंग से उसका विज्ञापन के लिए होता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में हम लोगों को तो कोई जानकारी नहीं थी। बजरंग जी इसके व्यवस्थापक थे, और पता नहीं बजरंग जी ने माने का ध्यान इसके मामले में जानकारी थी नहीं थी। लेकिन बजरंग जी, रघुपति जी, इन लोगों ने एक एनजीओ के तरफ जो है अपना, अब तो बजरंग जी का बहुत बड़ा एनजीओ हो गया था, इधर कोरोना में उनको बहुत ये हुआ, रघुपति भी अच्छा चला रहे हैं। पटना में केंद्र बनाने का एक तय किशन जी के दिमाग में था। उन्होंने 2-2 हजार रुपया जो है इकट्ठा करना शुरू किया, और पटना में हम लोगों ने एक जमीन खरीदी 2.5 कट्ठा के लगभग की जमीन। प्रकाशन का काम शुरू हुआ, समता प्रकाशन। सामयिक वार्ता जो है वो उसी से समता प्रकाशन के ओर से छपने की बात आई। हमको याद है कि सचिता बाबू की जो किताब है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति, हमने ही इसको सबसे पहले जो है छपवाया था। अशोक जी का वो प्रेस था, देखिए नाम हम भूल रहे हैं, ट्रेडिल मशीन थी, वहां से कंपोज करा कर दूसरे जगह से वो छपवाते थे, लेकिन उन्हीं के यहाँ लगातार जो है छपता रहा। किशन जी ने जाति प्रथा वाली किताब को, लोहिया की जो किताब थी, उसको उन्होंने छपवाई। अब भले बताइए कि 77 में मैंने उस समय तक कहीं आउट ऑफ प्रिंट थी। पूरे समाजवादी आंदोलन में पिछड़ा पावे 100 में 60 जिस सिद्धांत से निकला, वो जो किताब थी जाति प्रथा, वो आउट ऑफ प्रिंट थी, उसको छपवाया, उसकी उसी भूमिका लिखी। किशन जी का इस मामले में कोई जोर नहीं था। किशन जी ने उसके भूमिका में लिखा कि अगर मान लीजिए आरक्षण विरोधियों को उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण को मिटा दिया जाए, ये जो जाति वाला आरक्षण है, इसके आधार पर लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है 2 लोगों की 2 श्रेणी बनाते हैं, तो गरीबी का आधार बनाया जाए, तो दूसरा मेरिट की बात करते हैं। तो किशन जी ने कहा कि ठीक है, गरीबी का भी अगर आप बनाते हैं आधार, तो
जो गरीबी रेखा के नीचे आबादी है उसमें 80% जो है आबादी जो है पिछड़े और दलितों की है, उनको ही आपको ज्यादा आरक्षण देना पड़ेगा। मेरिट के आधार पर अगर बनाते हैं तो मेरिट के आधार पर क्या कसौटी बनेगी कि जिसको जिस काम में मेरिट है वो काम वही करेगा। तो भाई खेती का मेरिट तो दलितों का पिछड़ों के पास है, वही जो है कटनी करते हैं, वही बोनी करते हैं, वही रोपनी करते हैं। आप तो छाता लगा के किनारे बैठे रहते हैं। तो खेती जो है 80% खेती जो है उनके हाथ में चली जाएगी। जब ये दौर चल रहा था और उसी बीच में शिवपूजन जी गिरफ्तार हो गए थे, क्या नाम है, सासाराम जेल में, और उनके गिरफ्तारी के विरोध में हुआ कि दिनारा से सासाराम पैदल मार्च किया जाए। हम उस इलाके में उसकी तैयारी के लिए घूम रहे थे। हमको याद है एक जगह राजपूत लोगों का गांव था, वहां के नौजवानों ने हमको घेरा, आरक्षण के सवाल पर घेरा, और आरक्षण के सवाल पर घेरा तो हम मुस्कुराते रहे। किशन जी का तर्क हमारे पास था हमारे ये में, और हमने ये जब शुरू किया कहना कि भाई क्या होना चाहिए, तो उन लोगों ने मेरिट का नाम लिया, और मेरिट का नाम लिया तो हम कहे कि ठीक है, तो कसौटी यही बनेगी ना कि जिसको जिस काम का मेरिट है वो काम जो है उसके हाथ में होना चाहिए। तो हम कहे कि बताइए रोपनी कौन करता है, कटनी कौन करता है, ये जिसके हाथ में ये हुनर है खेत तो उसी के हाथ में होना चाहिए। ये कैसे हुई? लोग भाग रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, आप ही लोग बताइए। इस आरक्षण को खत्म किए जाए, मेरिट के ही आधार पर दिया जाए, तो जिसके पास जो मेरिट रहेगा उसी को ना काम मिलेगा। तो ये हमने देखा किशन जी में ये जबरदस्त खूबी थी, उनका जो तर्क था वो अद्भुत था। हमको याद है हमारे घर पर एक बार आए चाय पीने के लिए, और हम जिनके बारे में कह रहे थे, आशा असमतुल्ला, हमारे मित्र की पत्नी जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि क्या वजह है कि अरेंज्ड मैरिज जो है वो टिकाऊ होता है, लेकिन जो लव मैरिज है वो टिकाऊ नहीं होता। किशन जी ने जवाब दिया, किशन जी ने ये कहा कि देखिए अरेंज मैरिज जो होता है उसमें तो ये मान के लोग चलते हैं कि सभापति जो है परमेश्वर है और इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है, चाहे जैसा हो इसी के साथ जो है हमको ये है। लेकिन जब प्रेम विवाह करता है आदमी तो बराबरी के शर्त पर करता है। तो विवाह के समय तो बराबरी के शर्त पर आपने विवाह कर लिया, लेकिन दिमाग में वो बराबरी वाला जो एक भावना होती है वो तो कभी आपका रहा नहीं। आप तो माने स्त्री के दोयम दर्जे की चीज है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहा। तो अगर मान लीजिए कि रात में कोई औरत जो है विलंब से घर में आई, तो पहले दिन तो आपने टॉलरेट कर लिया, कुनमुनाए भीतर से कहाँ गई थी, इतनी देर तक कहाँ थी। लेकिन चूंकि आपने माने बराबरी के शर्त पर शादी किया है, इसलिए मन मार के आपने मान लिया, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन आपके मन से ये भबक जाता है, तो इसलिए वो टिकता नहीं। और अरेंज मैरिज जो है टिकता है, ये बहुत सबको कन्विंसिंग लगा। किसी ने उसी में सवाल किया कि ये बताइए कि विद्वान और क्रांतिकारी में क्या फर्क होता है। किशन जी ने कहा कि किसी विद्वान से आप किसी इशू पर आप सवाल कीजिए तो वो लाइब्रेरी में वो जाएगा, किताब निकालेगा, किताब उलट पुलट के जवाब देगा। और किसी क्रांतिकारी से आप किसी सवाल पर माने किसी कोई सवाल कीजिएगा तो सवाल के साथ अपने दिमाग को टकराएगा और उससे वो उत्तर खोजने की कोशिश करेगा। ये उनका जवाब था। हमको वो भी दिन याद है, हालांकि बहुत लंबा हो जाएगा, कि 77 में 78 में हम लोगों ने एक बेरोजगारी पर शिविर किया था, 3 दिन का शिविर था वो रामनगर में। मनोज वर्मा हम लोगों का जो दोस्त है उसने उसको ये किया था, नीतीश कुमार भी थे उसमें। 3 दिनों का शिविर था। उसमें एक दिन जो है बजाते एक क्वेश्चनायर तैयार हुआ था बेरोजगारी के सवाल पर, और औरतों के बेरोजगारी पर ज्यादा जो है ध्यान देने की बात की थी। उस क्वेश्चनायर के आधार पर गांव में घूम करके 2 आदमी 3 आदमी का जत्था जो है सवाल का जवाब जो है एकत्रित करता था। और उसके बाद जो है बेरोजगारों का एक जुलूस निकला था पटना में। हालांकि हम उस जुलूस में शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए कि हमारे पिताजी को का डायग्नोस हो गया था कैंसर, और दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे। लेकिन बेरोजगारों का जो जुलूस निकला था वो काफी जबरदस्त जुलूस था। लेकिन उसके बाद जो है नीतीश कुमार लोहिया विचार मंच के साथ एकदम बिल्कुल जुड़े रहे, और जाति प्रथा वाले की कर्पूरी जी के आरक्षण के समय नीतीश फॉर्मूला के नाम पर
एक प्रस्ताव भी दिया गया था जिसको लेकर के लालू यादव कभी कभी नीतीश कुमार को घेरते हैं, लेकिन वो नीतीश फार्मूला बना था, उसमें सब लोगों का दिमाग था, किशन जी वगैरह सब लोगों का दिमाग था। और उसमें ये था कि नहीं साहब, इसको माने जाति तोड़ने की बात जो है माने डॉक्टर लोहिया ने की है। ये जो विशेष अवसर का सिद्धांत है, वो विशेष अवसर का सिद्धांत जो है जातिवाद को प्रमोट करने के लिए नहीं है, जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए है। और जाति व्यवस्था को तोड़ने का तो अगर आप दो खेमे में बांट दीजिएगा तो जाति व्यवस्था में तोड़ने की कहां से बात आई, समाज में इकट्ठा फैलेगी, जिसको हम लोग आज जो है देख रहे हैं। तो ये उसी आधार पर जो है वो नीतीश फार्मूला बना था। उसमें मोटा मोटी ये बात आ रही थी कि चुनाव हम लोग लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। इस बीच में नीतीश की शादी हो गई, नीतीश इंजीनियर थे। तो नीतीश ने कहा कि भाई देखिए, हमारी पत्नी कहती है कि ठीक है, आप जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है मत कीजिए नौकरी, लेकिन आप राजनीति कीजिएगा और चुनाव नहीं लड़िएगा, ये कैसे हो सकता है। तो नीतीश जो है कहे कि भाई हम जो है चुनाव लड़ेंगे। अलग हो गए हम लोगों से, 80 के पहले ही अलग हो गए, एमिकेबली अलग हो गए, सत्ता वगैरह नहीं फैली। लेकिन हम इसलिए सुनाए कि वो जो पूरा का पूरा काल था वो ऐसा काल था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। देखिए फिर अब देखिएगा, जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि किस तरह से आपस में किशन जी के प्रभाव में बहुत लोग आए। आनंद कुमार के बारे में हमने कहा कि इतना बढ़िया भाषण दिया, अरविंद जी ने भाषण किया, लेकिन दो लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं बिल्कुल अलग। एक तो जोगेंद्र यादव और दूसरे सुनील गुप्ता। सुनील गुप्ता एक साधारण प्रतिभा का नौजवान। मैंने हमने आपको बताया कि किस ढंग से सुनील गुप्ता मैंने दिल्ली से गुवाहाटी के साइकिल मार्च में हम लोग साथ साथ थे, बहुत नजदीक से हमने सुनील को देखा। इतना प्रतिभाशाली, कुछ भी कहीं भी जा सकते थे। और सुनील ने अचानक जो है अपना बंद करके वो आदिवासियों के बीच में काम करने चले गए। भाई वहीं उन्होंने शादी किया, उनके दोनों बच्चे जो है वहीं आदिवासी लड़कों के पास साथ पढ़े। बहुत अच्छे ढंग से काम किया। व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है हम लोगों के समाज में ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो मछली पालन का उस जो तालाब में उन्होंने प्रयोग किया, बहुत ही सफल प्रयोग हुआ। उससे उनका प्रभाव जो है फैलेगा, इस डर से सरकार ने जो है उसके नियम कायदे को बदल दिया। सुनील चुनाव लड़े, क्या नतीजा निकला ये भी आपने देखा। उसी तरह से जोगेंद्र के बारे में भी हमने देखा। उन्होंने आज क्या हालत है जोगेंद्र की, भाई जोगेंद्र सीएस में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ही उन्होंने छोड़ दी। एक समय में वो चुनाव विश्लेषक के रूप में देश में जाने जाते थे। एक पहले डिकोस्टा एक हुए थे 67-68 के समय में चुनाव विश्लेषक, उसके बाद जो है विश्वसनीय चेहरा जो है जोगेंद्र का ही था। दोनों लोग एक साथ नहीं रह पाए। उसमें जो है मैंने हमने जो आपको कहा कि पता नहीं समाजवादी आंदोलन में या हम लोगों की जो मिट्टी है, ये दोनों एक साथ नहीं रह पाए, अलग अलग हो गए। अफलातून का अलग जमात, चंचल मुखर्जी, इधर सोमनाथ त्रिपाठी, ये स्थिति रही। लेकिन दोनों जो है किशन पटनायक को मानते थे। संजोग ऐसा हुआ कि हमको ऐसा लगता है कि किशन जी के दिमाग में ये बात थी, जोगेंद्र को लेकर के ये बात थी कि जोगेंद्र उनके वारिस हों। क्यों थी हम नहीं जानते, लेकिन मेरे सामने की बात है, जोगेंद्र के फ्लैट में मैंने किशन जी ने फटकार लगाया था कि तुम अपना समय पर बात कर रहे हो, टीवी ओबी के चक्कर में जो है अपना समय पर बात कर रहे हो, ये समय तुमको काम में लगाना चाहिए। और किसान आंदोलन के बारे में किशन जी की दृष्टि बहुत साफ थी। हमको याद है महेंद्र सिंह टिकैत वाला जमाना, महेंद्र सिंह टिकैत को हम लोगों ने बिहार में बुलाया था, उनकी हम लोगों ने सभा कराई थी और किसान आंदोलन को संगठित करने का प्रयास हम लोगों ने किया था। उसमें हम चुनाव नहीं लड़े थे। ये 80 के ही आसपास की बात है। हमारे ससुराल में ही एक रात जो है उनके ठहरने का, उनकी पूरी जमात के ठहरने का हम लोगों ने व्यवस्था जो है किया था। गजब की पर्सनालिटी थी टिकैत की, इतना बड़ा सर जो है वो विशिष्ट आदमी दिखाई देता है। हमको याद है वो उतरे गाड़ी से और हमारे ससुराल के लोगों का वो जो है एक दो जोड़ा बैल था, गाय थी, उतर के सीधे जो है वो नाद के पास जहां जानवर बने हुए थे सबका पीठ सुराना, इस तरह का इस ढंग की पर्सनालिटी थी। तो ये किसान वाला जो है, किसान एक बदलाव का जरिया हो सकता है, ये दिमाग में बैठा हुआ था। ये लोहिया के दिमाग में भी बात थी,
ये गांधी के दिमाग में भी बात थी और इसी बात को किशन जी जो है आगे बढ़ाना चाहते थे। बहुत उन्होंने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन मैंने बात उस समय तक बनी नहीं थी। तो उनके दिमाग में ये बात थी कि ये क्षमता जो है जोगेंद्र में है। और जोगेंद्र को भी देखिए सीएसएस की नौकरी छोड़ना और टीवी में जो चल रहा था, जिसमें मैंने जो हम जानते नहीं है कमाई क्या हो गई, लेकिन वो भी काफी मैंने आमदनी वाली जगह है, सबको छोड़ दिया और छोड़ करके किसान आंदोलन में लगे रहे। उसी तरह से मैंने सब कुछ छोड़ करके, वो कहीं भी पढ़ाने के लिए सुनील जा सकते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके रहना अकेले ही नहीं, अपने बाल बच्चों को भी उन्हीं लोगों के साथ जो सोचा उसके अनुसार जिया। ये सबसे बड़ी बात जो है ये हुई। तो किशन जी ने बहुत लोगों को प्रभावित किया, बहुत लोगों को प्रभावित किया, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। हम देखते हैं यहाँ अभी भी लोग हैं, नवीन वगैरह है, मुजफ्फरपुर में है, तो ये क्या नाम है, सचिता बाबू यहाँ हैं अभी, अरविंद मोहन जी ने उनका समग्र छापा है। वो भी एक अद्भुत आदमी है, गांव में बरसों से पड़े हुए हैं। अब समझिए कि इस तरह से और परिग्रह जो है, जिसके बारे में आनंद उस दिन कह रहे थे, अनासक्ति योग, उसके साधक लोग हैं, ये योगी लोग हैं। अशोक जी, मैंने कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इस तरह के लोग होंगे। और क्या बेलौस अशोक जी, इतना साधारण, लेकिन बोलने में, हमको याद है हमारे यहाँ आलोक धनुआ बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा नाम हुआ, अभी 75वां साल उसका मनाया गया। हमने पटना जंक्शन के पास जो है वो अशोक जी सिगरेट खरीद रहे थे, उसी में कहीं से आलोक आ गया, आलोक से हमने परिचय कराया। 1 मिनट 2 मिनट से अधिक उन्होंने कहा कि आपसे तो बात ही नहीं है भाई, आप तो आदमी की भाषा में बात नहीं करते हैं, आप तो किताब की भाषा में बात करते हैं। चल दिए। इस तरह के आदमी थे। एक तरफ उनका वो व्यक्तित्व, एकदम साधारण आदमी, गरीब आदमी के साथ, उसके साथ सहज ढंग से बैठना, बतियाना, उसके मदद करना, उसका जूता साफ कर देना उसके लिए। लेकिन दूसरे तरफ जो है वो इस तरह से अपने पिताजी का, माने महादेवी जी वगैरह आती थी, उनके बारे में अजीब ढंग का ख्याल रखते थे। ऐसे लोग थे वो जमाने में किशन जी के साथ जुड़े हुए। किशन जी का हम ईमानदारी के साथ ये कहना चाहेंगे कि बहुत पढ़े हम नहीं थे। हमने शुरू में कहा कि एक बोध हमारे अंदर पैदा हुआ और राज्यसभा में नीतीश ने हमको भेजा, तो हमने जो है वो उसी बोध के आधार पर अलग अलग विषयों पर हमने बात जो है रखी। अगर हमको, माने किशन जी को बाद में जिस ढंग से हमने पढ़ा, अगर उस ढंग से पढ़े होते, उस ढंग से हम समझे होते, और ज्यादा बेहतर ढंग से हम अपनी बात को कर सकते थे। लेकिन आज जो है भी, आज के दिन भी किशन जी के से प्रभावित लोग हैं, वो विचार है, वो गजब की स्पष्टता है, गजब की क्लैरिटी है उनके विचार में, उनके जो दिमाग में सोचने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके बारे में जोगेंद्र का हम सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके हाथ से जो लिखा हुआ है, किस तरह से वो लिखते थे, किस तरह से उनके माने उनके जो विचार थे, उनके जो आइडिया थे, वो किस तरह से जो है निकलते थे। ये सब रहा है किशन जी कि हमेशा जो है प्रासंगिक रहेंगे, लंबे अरसे तक प्रासंगिक रहेंगे। और आज की जो दुनिया है, आज की जो समस्या है, उसको जो देखने की दृष्टि है, स्पष्टता है, वो किशन जी से हम लोगों को मिलती है। वही धारा है, गांधी की धारा है, लोहिया की धारा है, जयप्रकाश की धारा है। वही जो है किशन जी ने उस धारा को और विकसित किया है और स्पष्ट किया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं साहब, लोहिया से ज्यादा क्लैरिटी के साथ जो है इन्होंने बात को रखी है। लेकिन खैर, हम इस ये में नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन किशन जी ने का जो प्रभाव रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वो प्रभाव आज भी लोगों के दिमाग पर कायम है। एक चीज जो है हम बीच में छोड़ दिए थे, कुछ हमारी बदमाशी वाली आदत है बनी हुई। किस तरह से चीजें जो है एक पटरी पर जा रही हैं, वो बेपटरी हो जाती थी। हमको याद है कि आंदोलन के समय जो है वो गांधी खादी ग्राम में जयप्रकाश जी ने एक बैठक बुलाई थी। वो बैठक थी आंदोलन को समर्थन करने वाले जो शिक्षक लोग हैं उनकी बैठक थी। लेकिन उसके साथ साथ आंदोलन में जो निर्दलीय नौजवान आए हैं, उनको किस तरह से संगठित किया जाए, इस पर भी विचार करने के लिए वो बैठक बुलाई गई थी। बैठक में किशन जी आमंत्रित थे।
किशन जी के साथ हम ही गए हुए थे। तो ये समाजवादी युवजन सभा, समता युवजन सभा, जो मतलब लोहिया विचार मंच के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनके बारे में अमरनाथ भाई बुलाए गए थे, ये डॉक्टर विनयन भी थे, प्रशांत वगैरह ये सब तो थे ही। ये हमको जहां तक याद आ रहा है विनायक कुलकर्णी जी भी थे वहां। वहां जो है ये बातचीत चली कि साहब इनको किस ढंग से, उसमें हुआ था क्या कि पहले दिन का कार्यक्रम जो है कपिल देव बाबू ने जयप्रकाश जी का कार्यक्रम कहीं ले लिया था, वो चले गए थे। हमारा जो है आंदोलन के दरमियान से ही आपको जो हम बता रहे थे कि शुरू में हम लोग मोहल्ला कमेटी बना रहे थे और किस ढंग से मैंने जनता युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद के लोगों ने बगैर माने किसी मोहल्ले, अलग अलग मोहल्लों में मीटिंग करके बगैर अलग अलग मोहल्लों की कमेटी बनाए हुए नगर की कमेटी बना दिया था। और जब हम लोग मैंने अलग अलग मोहल्लों की मैंने कमेटी बना करके नगर की कमेटी बनाने लगे तो पता लगा कि नहीं साहब यहाँ पहले से एक कमेटी है। हमने जेपी को कंप्लेन किया, जेपी ने नारायण भाई देसाई के जिम्मे लगा दिया कि नारायण भाई देसाई से इसका। नारायण भाई देसाई जो है, जब भी हम उनसे मिलते थे, हम 2-3 दफा मिले, हम बहुत बेचैन थे कि साहब इतना मेहनत करके हम लोग कर रहे हैं। वो जाते पर वो अजीब ढंग का उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी। माफ कीजिएगा, हमको ऐसा लगता था कि जैसे वो व्यंग कर रहे हैं। और हमारे मन में ये धारणा बैठ गई कि ये आदमी जो है आरएसएस के समर्थक है। वहां जो है खादी ग्राम में वो भी आए हुए थे। और खाना वाना खाने के बाद जयप्रकाश जी के अनुपस्थिति में एक सीटिंग हुआ। उसके बाद दिन में भोजन वोजन के बाद जो है मैंने हम लोग खाना खा के नल पर हाथ धो रहे थे। हाथ धो के हम जैसे घूमते हैं तो देखा कि नारायण भाई हमारे पीछे पड़े। नारायण भाई वही जो है मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। तो पूछा कहिए। अब हम आपको क्या बताएं, मेरे अंदर जो भड़ास था वो भड़ास जो है निकल गया। और हमने क्या नहीं कहा, हमने कहा कि साहब आप लोग जो है सर्वोदयी लोग जो है अपना अपना मठ मना करके बैठे हुए थे, कोई आप लोगों को पूछने वाला नहीं था। यहाँ जयप्रकाश जी के आंदोलन में आप लोग नेता बनने के लिए चले हैं, नेतागिरी की भूख मिटाने के लिए चले हैं, क्या क्या नहीं बोले। मुश्किल से आधा मिनट 1 मिनट में हम खाली हो गए। और वो जो है कहा कि और कुछ कहना है। अब बोलने के थे तो हम बोल दिए। हमने कहा कि तो सारा बड़ा भारी भयंकर गलती हो गई। रात सामने आए जेपी, मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने कहा कि विनायक कुलकर्णी जी भी थी, नामकरण की बात चल रही थी। उसी में बांग्लादेश में वाहिनी करके एक संगठन बना था। हुआ कि साहब वही नाम जो है रखा जाए। और उसमें छात्र युवा जो है जोड़ के छात्र युवा संघर्ष वाहिनी नामकरण जो है हो गया। उसके लिए प्रशिक्षण का कौन कौन प्रशिक्षक रहेंगे, अमरनाथ भाई उसके संयोजक माने गए, किशन जी का भी उसमें नाम था और पता नहीं किसका किसका नाम था। ये मीटिंग खत्म हो जाने के बाद हमको लगता है कि जयप्रकाश जी को ये बात, इस बात की जानकारी मिली होगी जो नारायण भाई देसाई के साथ दिन में हमारा हुआ। सुबह सुबह प्रशांत आए, जयप्रकाश जी ने किशन जी के पास प्रशांत को भेजा और प्रशांत ने किशन जी से ये कहा कि भाई ये अभी इसको इस पर विचार करने की जरूरत है। ये जो हुआ है कि लोहिया विचार मंच के साथ जो जुड़ा हुआ जनसभा है वो भी अपने आप को विकसित करके इस वाहिनी में शामिल हो जाएगा। उसको अभी तत्काल उसकी जरूरत नहीं है, उस पर विचार किया जाएगा। हम लोगों को लगा कि ये तो मामला गड़बड़ाया। उसके बाद जयप्रकाश जी आए मीटिंग में, और जयप्रकाश जी मीटिंग में आए उस समय कमजोर शरीर था उनका, प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठे हम लोग सब जो है। उस समय मुजफ्फरपुर के महंत जी जो बाद में एमपी भी हुए थे, रामवृक्ष बेनीपुरी जी के दामाद भी मौजूद थे। वो तो वही शानदार आदमी थे, उनका भी कोई जवाब नहीं था। तो यहाँ से जेब से उस पैरल जो नोट पैड होता है उसको जयप्रकाश जी ने निकाला और उसमें जो जो हमने नारायण भाई देसाई के खिलाफ जो है कहा था वो सब जो है उसमें लिखा हुआ था। उसमें उन्होंने ये कहा कि जब मैं आंदोलन में यहाँ आया तो हमारे जो साथी थे सर्वोदय आंदोलन में, वो लोग हमको मदद करने के लिए आए। उनके बारे में छात्र नेताओं की ये राय है कि वो अपने नेतागिरी का भूख मिटाने के लिए आए हैं अपने अपने मठों से। तो मैंने सच्चा जी को कहा है, तार किया है कि वो मीटिंग बुलावे संचालन समिति की
और उस मीटिंग में हम नेतृत्व जो है वापस कर देंगे। और पूरा उन्होंने बताया कि किस तरह से छात्र नेता लोग हमारे यहाँ आए थे, हमसे आग्रह किया था कि नेतृत्व संभालें। तो हमने उनको कहा था कि हम जो है राय सलाह सबकी लेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय मेरा होगा। और इसी समझौते पर ये बातचीत हुई थी। लेकिन अब जो है हमने कहा है कि ये नेतृत्व जो है वो वापस कर देंगे। अब तो समझिए कि अब हमारा तो कांटो तो खून नहीं। और जब जयप्रकाश जी बोलने के लिए मैंने खत्म करके अपना नोटपैड जो है यहाँ रखे, तो हमने उंगली उठाई, बोले कि नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे। तो हमने कहा कि जेपी, अच्छा हम उनको जेपी ही कहते थे, तो हमने कहा कि जेपी आप जो है मेरे साथ अन्याय जो है वो कीजिएगा, एक तरफ की बात आपने सुनी, जो हमारी बात आप नहीं सुन रहे हैं। कह के कुछ नहीं सुनेंगे, उठे, टलमला के उठे, पीछे की कुर्सी गिर गई, लोग दौड़ के हाथ पकड़े। उसके बाद फिर हमारी कहाँ से हिम्मत थी हम आगे बोले, उनको लेके लोग चले गए। पिन ड्रॉप साइलेंस। तो महंत जी ने उसमें हमको थोड़ा सहारा दिया। महंत जी ने ये कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि लव मी एंड लव माई डॉग। तो भाई हम लोग जयप्रकाश जी को नेता मानते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जयप्रकाश जी के जितने सर्वोदयी सहयोगी हैं उनको भी हम लोग नेता माने। तो थोड़ा ये हुआ। तब उसके बाद हम लोगों को जाना था, राम इकबाल उर्सी जी जो है वो क्या नाम है वो इसमें नासरीगंज के पास राधा मोहन सिंह पुराने एक समाजवादी थे, उनके गांव पर एक हफ्ते का शिविर रखे हुए थे। जयप्रकाश जी को भी खादी ग्राम के बाद जो है बिहार के बाहर जाना था, वो भी एक हफ्ते के बाद जो है आने वाले थे। और उसी समय संचालन समिति की मीटिंग उन्होंने तय कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने नेतृत्व जो है वापस कर देंगे। उधर से हम लोग आए, मन में धुक धुकी लगा हुआ, और हमको तो ये लग रहा था कि बुढ़वा सचमुच में अगर नेतृत्व वापस कर देगा तो मेरे सर पर एक भी बाल बचा नहीं रहेगा, सब लोग बाहर जूता के हमारा। इसी के चलते जो है जयप्रकाश जी आंदोलन से हट गए। वहां से लौट करके आए हम लोग शाम में, उसी दिन हम लोग नासरीगंज से लौट के आए, और उसी दिन जो है जयप्रकाश जी जो है आए, पटना पहुंचे थे। मैंने हफ्ता 10 दिन के गैरहाजिरी में आए थे, काफी टाइट शेड्यूल था। हम लोग गए सच्चा जी के यहाँ किशन जी को लेके कि भाई मिलवा दीजिए, संभव ही नहीं हो पाया। उसके बाद अगले दिन जब मीटिंग थी हम लोगों की 9 बजे से संचालन समिति के, उसके पहले जो है किशन जी को जबरदस्ती हम लोग सीढ़ी पर चढ़ा करके ऊपर भेज दिए। उधर से 2 मिनट के बाद किशन जी चले आ रहे हैं। तो क्या हुआ, आज भी बात नहीं हुई? तो बोले कि नहीं मिले, बहुत मैंने व्यस्त थे। तो उनसे हमने पूछा कि कोई क्राइसिस तो आप क्रिएट नहीं करने जा रहे हैं इस मीटिंग में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्राइसिस क्यों क्रिएट करेंगे। मीटिंग में जब हम गए तब तो यहाँ संचालन समिति के कुछ सदस्यों में जगन्नाथ यादव वगैरह हमारे मित्र जो थे, या और लोग थे, मिथिलेश वगैरह थे, इन लोगों को खबर मिल चुकी थी कि खादी ग्राम में क्या हुआ है। सब लोग बोले कि एकदम आपने ठीक कहा है, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन जेपीआई मीटिंग में उसकी चर्चा तक उन्होंने नहीं की। इतना जेपी इस मामले में उदार आदमी थे, कहीं से उनके भीतर जो है कटुता वाला मामला हमने नहीं देखा, इतने दिन में हमने नहीं देखा। बहुत बड़े आदमी थे ये, उनमें ये बड़प्पन थी जो हमने महसूस किया, अपने संदर्भ में भी देखा, दूसरों के संदर्भ में भी हमने देखा है। तो ये चर्चा नहीं किया। अगर हमको किशन जी ने कहा कि जाके तुम मिल लेना जेपी से, अगले दिन सुबह जो है हम पहुंचे। हमको जेपी के यहाँ जाने में कोई पुर्जा असली की जरूरत नहीं होती थी, एकदम दरदराए हम चले जाते थे। हमारे साथ उस तरह का रिश्ता था। गए उस समय कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो हॉल के बाद हम सोचे कि हॉल के बाद जो है बाथरूम था, बाथरूम के सामने लकड़ी का पार्टीशन जो होता है वो बना हुआ था, उसके बगल में उनका कमरा था। तो हम सोच रहे थे कि कमरवा में जाएं कि नहीं जाएं। तो झांक के देखा कि जेपी जो है अंडरवियर पहने हुए, नंगे बदन, हाथ से साबुनदानी और तौलिया और ये लिए हुए नहाने के लिए निकले। उनको लगा, हम इसे करके झांके, उनकी नजर पर उनको लगा कोई देख रहा है, तो भी थोड़ा ये हुए, नंगे बदन थे। फिर जो है कह कौन है, तो हम कहे कि हाँ भाई शिवानंद। शिवानंद फिर निकल के चले आए। उनके चेहरे पर चिंता जो है ये लकीर दिखाई दी। पूछे कि क्या बात हो, अपना फजी गए? हम ये देखी ना, हम आगे नहीं कि रोवत खिंचाई लोग, कब कहें खिंचाई हम, हमारा बड़ा खराब हालत हो, हम बड़ा बलंटली कोनो बात कह दी ना। ना बहुत अच्छा कर लो, मन में कोनो बात ना रहे कि कहीं अच्छा कर लो, और कोनो बात नहीं कहना ना।
ये हाल रही। जयप्रकाश जी बहुत बड़े आदमी थे। हमारा पिताजी के साथ पटता नहीं था, हमारी वाइफ वगैरह, हम जेल में गए, सबसे चले गए ससुराल, और मेरे अपने नैहर, वो लोग भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। दीपक जी ने कहा, क्या नाम है, जयप्रकाश जी को ऐसी स्थिति है, और जयप्रकाश जी जा रहे थे पोस्टेड का ऑपरेशन कराने के लिए वेलूर। हमको बुलाया उन्होंने और कहा कि तू तिवारी जी के साथ ना रह लो। हम कहे कि ना, कहे तार खर्चा बर्चा के जान। तो हमको लगा कि हमारे निजता पर ये हमला कर रहे हैं कि आपको इससे क्या रहुआ एक से का मतलब। तो डपट के उन्होंने कहा कि जो हम पूछो था तो जवाब दो, कैसे खर्चा चल रहा है, कसहूँ किसी किसी तरह से, कहे कम से कम तार कितना मैंने पैसा में काम चल जाएगी। तो बड़ा फेर में पड़े कि काहे रहुआ ऐसी करता है। तो फिर वो हमको झड़ पे, तो बहुत कम करके हमने कहा कि 500 रुपया महीने में। हमारे 4 बच्चे हो चुके थे। हम लोग 72 में वो हम एक सरकारी पटना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के मकान में जबरदस्ती ताला तोड़ के घुस चुके थे। केस मुकदमा चल रहा था। 500 रुपया उन्होंने तकिया से निकाल करके हमको दिया, और 1 साल तक 500 रुपया हमको देते रहे। इमरजेंसी में हम जेल में चले गए। अशोक जी बेचैन कि हमारे घर का काम खर्चा कैसे चलता होगा। वो भी पता नहीं 150 या 200 रुपया हर महीने मेरे पत्नी को भिजवाते रहे। ऐसे ऐसे लोग थे। किशन जी के साथ जो है वो काम करना एक एक अनुभव रहा है। किशन जी आज भी मेरे लिए आदरणीय हैं। किशन जी को आज भी मैं अपना गुरु मानता हूँ, और किशन जी के वजह से जो एक स्वभाव मेरा बना है, वो स्वभाव हमको कहीं स्थिर रहने नहीं देता है। हम जो है उसी कसौटी पर हम कोशिश करते हैं कि लालू यादव की जो राजनीति है या नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसको तौलें। तो कहाँ से कसौटी पर कोई तोलना चाहेगा। लालू यादव हमारे पास आए थे, नीतीश से हमारा झंझट हो गया था। तो हमने उनको दिया था कि भारत सुधरो का होगा, किशन जी का लिखा हुआ किताब। और हमने कहा था कि ये जो उदारीकरण की आर्थिक नीति है और ये गैट समझौता है, इसका विरोध करो। उस समय भाषण देते थे लालू यादव, टमाटर जो है तरबूजा जैसा हो जाएगा, काटने पर गोबर निकलेगा, उनका जो अपना अंदाज है। तो किशन जी लंबे अरसे तक जो है उनका एक प्रभाव रहेगा, और नहीं प्रभाव बढ़ेगा तो स्थिति देश की बदलने वाली भी नहीं है। इतना हम जो है विश्वास के साथ कर सकते हैं। और इसी के साथ अब अपनी बात खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मित्रों, लंबा हो गया। नहीं नहीं, बहुत ही संदर्भों से भरा हुआ यह वक्तव्य रहा, और क्या धारा प्रवाह रहा। जो खांसी आपको आने से रोक रही थी, वह खांसी तो आती ही रही, मगर आज आपने अपने आत्मबल से उस खांसी को भी परे ढकेल दिया, ढकेलते रहे, और इतनी अच्छी बातचीत होती रही। मित्रों, शिवानंद तिवारी जी को सुनना सचमुच मुझे लगता है कि राजनीति के बेहद रोचक प्रसंगों को सुनना है। और देखिए, कई ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। नवेंदु प्रियदर्शी जी की शानदार वक्तव्य, केपी शाह जी और तमाम मित्रों की प्रतिक्रियाएं, विद्यार्थी विकास जी की। तो जिस तरह से कितने सारे संदर्भ आए और किन विरोधाभासों के बीच शिवानंद जी ने अपनी बात रखी, यह भी गौर करने की है। अगर हम यहां पर यह देखें कि कैसे एक वट वृक्ष का प्रभाव उन पर पड़ता है, इसके कुछ उदाहरण मैं इनके ही वक्तव्य से देता हूं। मसलन कि शिवानंद जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि वे बेहद अखड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ किशन पटनायक जी नम्र, शांत, सौम्य, मगर दृढ़ प्रतिज्ञ। और उस किशन पटनायक जी का शिवानंद जी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके कई उदाहरण आपने भी देखे। जिस अंग्रेजी को
शिवानंद जी नापसंद करते रहे, किशन पटनायक की वह साधारण अंग्रेजी उन्हें इतनी भाई कि बड़े बड़े आराम से उन्होंने उसका भाष्य किया, उसे हिंदी में लिखा, जिसे अशोक सिकसरिया जी ने बाद में प्रकाशित किया। एक एक उदाहरण। और दूसरी बड़ी बात कि 2 बार चुनाव लड़ने से शिवानंद जी पीछे हटते हैं। एक बार जब वे चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा में, वहां जब उन्हें यह बात ध्यान में थी कि उनके अवचेतन में यह बात थी किशन पटनायक जी के कही हुई कि 40 से पहले मत लड़िए, वहां रुकते हैं। और दूसरी बार अपने पिता के निधन के बाद भी वे रुक जाते हैं, तमाम नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के कहने के बाद भी। वह भी मुझे लगता है कि किशन पटनायक जी की ही कही हुई कई कई बातों का एक सार है उसके भीतर कि नहीं, मुझे अपने पिता की मौत से मिलने वाली सहानुभूति का विजय दर्प में बदलाव नहीं चाहिए, और वहां भी रुकते हैं। और जो बात शिवानंद जी ने बड़ी साफगोई से यहां पर स्वीकारी और कबूल किया कि जब वे 85 में चुनाव लड़ते हैं तो किशन जी को बगैर बतलाए चुनाव लड़ते हैं, यह बात अपनी जगह सही है। मगर यह बात भी सही है तिवारी साहब कि आप वहां भी मोटरसाइकिल पर चुनाव लड़ रहे हैं और बेहद कम खर्चे में चुनाव लड़ रहे हैं, और उसका भी, उस खर्चे का भी किस तरह से चंदा देकर वह राशि जमा की गई, यह बात भी आई। तो यह भी कहीं ना कहीं वह उस बड़े व्यक्तित्व का आपके ऊपर प्रभाव ही मैं मानता हूं, और ऐसा प्रभाव कि आप उन्हें पढ़ते बाद में हैं और सुनते अधिक है। यह बात योगेंद्र जी ने भी स्वीकारी कि पढ़ने से अधिक जब हम लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं, तो उसका एक ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा जीवंत और ज्यादा लंबे समय तक वह हमारे साथ वो स्मृतियां बनी हुई होती हैं। ये तमाम चीजें आज हम लोग सुन सके, और बहुत ही शानदार वक्तव्य रहा, जैसा हमारे साथी भी कह रहे थे। और मैं एक और प्रतिक्रिया लूं, विद्यार्थी विकास जी लिख रहे हैं कि शिवानंद जी का वक्तव्य समाजवादी चलचित्र की तरह चल रहा था, लग रहा था कि जयप्रकाश जी सामने बैठे हों, मानो संपूर्ण क्रांति की पटकथा लिखी जा रही हो। शानदार। और एक ऐसा विद्यार्थी जी की एक और प्रतिक्रिया, एक ऐसा वार्तालाप जो वर्तमान पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। ये कुछ एक चुनिंदा प्रतिक्रियाएं हमने यहां पर रखी और बहुत अच्छा लगा। सामयिक वार्ता से आपका जुड़ाव, उसके लिए आपकी दीवानगी, और तमाम निराशाओं के बीच कुछ अच्छे लोगों से मिलने का जो एक उपक्रम हुआ, उस बहाने या कुछ अच्छी किताबों को पढ़ने की जो स्थिति बनी, कुछ लेखकों पत्रकारों से जो आपका मिलना हुआ, वह सब भी तो अपने आप में काफी अद्भुत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आकर आपने बहुत अच्छा किया। हंसी तो खैर आती रही है, मुझे दुख भी होता रहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जब अपने मित्रों की प्रतिक्रियाएं देख रहा हूं तो लगता है कि थोड़ी तकलीफ तो आपको हुई, मगर इससे सुख हम सबको मिला, और जब आप पुनः इसे सुनेंगे तो आप भी इससे आनंदित ही होंगे। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभ रात्रि।